यस यारों, इस शो में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज का हमारा शो है चैप्टर नंबर 2 का एक क्विक रिवीजन। बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग, बहुत समय से, बहुत महीनों पहले हम लोग मिले थे। पहले कुछ दिन मैंने बेसिक्स पढ़ाए थे आपको, फिर बेसिक्स पढ़ाने के बाद में हमने एक SCRA 1956 का एक्ट चालू किया था, फिर 1996 का डिपॉजिटरीज पढ़ा था, सेबी एक्ट पढ़ा, म्यूचुअल फंड पढ़ा। इससे हमने सब्जेक्ट में एंट्री ली थी, इससे हमें समझ में आता है सिक्योरिटीज लॉ है क्या। और उसके बाद में हम लोगों को जब एक बेसिक स्ट्रांग हो चुके थे, फिर हमने सारे रेगुलेशंस को फोड़े थे। सारे रेगुलेशंस को फोड़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद मैं आपको लेकर आता हूं चैप्टर 1 और 2 पे। चैप्टर 1 और 2 में नॉलेज एडिशन ज्यादा नहीं होता, वो पहले हो चुका है हमारा। यहां पे हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, उनको वापस पढ़ते हैं एक बार कि एग्जाम के हिसाब से कैसा करना है। बिकॉज एग्जाम के लिए चैप्टर 1 एंड 2 आर गोल्ड माइन। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में। आप मान के चलो 20-30 मार्क्स का पेपर इधर से आ सकता है चैप्टर 1 और 2 से। इतना पोटेंशियल इन चैप्टर्स में, तो इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। अब जैसे कि मैं कहता हूं कि हर चैप्टर का आपको एक क्विक रिवीजन मिलेगा, जो शायद आपको अभी इतना फ्रूटफुल ना लगे, बट जब आप सेल्फ स्टडी करने बैठोगे और किसी चैप्टर से लिंक नहीं लग रहा है, तो आप उस चैप्टर का रिवीजन देख लोगे तो एक लिंक लग जाता है। तो लेट्स रिवाइज चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट एंड देन लेट्स टॉक अबाउट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पर पहले चैप्टर 2 का एक अच्छा सा क्विक रिवीजन करते हैं। चैप्टर 2 ये रहा, बहुत सारा कुछ है। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, देयर आर 18 टॉपिक्स टू बी स्टडीड। सबसे पहले ये 5-6 टॉपिक्स को फोड़ते हैं। स्टॉक एक्सचेंज, यहां आता है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। उसमें स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन पढ़ाते हैं SCRA के हिसाब से, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से। स्टॉक एक्सचेंज रिफर्स टू अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पहले बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हुआ करता था, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, या फिर बाद में बॉडी कॉर्पोरेट। ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बी बॉडी कॉर्पोरेट। ए बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में आता था वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कॉन्स्टिट्यूटेड बिफोर कॉर्पोरेटाइजेशन और डीम्यूचुअलाइजेशन। ये हम SCRA में पढ़ चुके हैं। स्टॉक एक्सचेंज रिफर्स टू अ body of individual whether incorporated or not, constituted prior to corporatization demutualization. Done. Or a body corporate under Companies Act whether made under a scheme of corporatization demutualization or otherwise. वापस एक बार, स्टॉक एक्सचेंज की डेफिनेशन क्या है। स्टॉक एक्सचेंज रिफर्स टू या तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल whether incorporated or not, constituted prior to corporatization demutualization, or it is a body corporate under Companies Act whether constituted under corporatization demutualization or otherwise. इसके बाद में मेन पॉइंट आता है for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling, dealing in securities, और ये बन जाता है definition of stock exchange. So stock exchange refers to a body of individual constituted prior to, whether incorporated or not, constituted before corporatization or demutualization, or a body corporate under Companies Act whether under the scheme of corporatization, demutualization or otherwise, which is for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling, dealing in securities. ये हो गया हमारा सबसे पहले SCRA के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज का डेफिनेशन। फिर ये लेकर आते हैं रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। क्या रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्यों इतना महत्वपूर्ण है। स्टॉक एक्सचेंज में अब यही बात रिपीटेडली बोलते रहते हैं जो हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ी थी। मोबिलाइजेस सेविंग, स्टॉक एक्सचेंज हमारी सेविंग्स को मोबिलाइज करने में हेल्प करता है। इट प्रोटेक्ट द इन्वेस्टर, सेबी का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर है। इट इंश्योर्स लिक्विडिटी, इट एक्ट्स एज एन इकोनॉमिक बैरोमीटर, जिससे आप इकोनॉमी कैसी चल रही है जज कर सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज पिछले 6 दिन में बहुत बढ़ रहा है, इकोनॉमी अच्छी चल रही है। पिछले 4 महीने से गिर रहा था, इकोनॉमी बुरी चल रही थी, ऐसा। नेक्स्ट, एक्सरसाइज विजिलेंस और कंट्रोल ऑन कंपनीज। कंपनीज के ऊपर हम एक विजिलेंस या कंट्रोल रख पाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पकड़ के रखता है कंपनीज को, लिस्टेड कंपनीज को, कि आपको हर एक चीज को परफेक्टली करना है। उसके बाद में स्टॉक एक्सचेंज इंश्योर्स सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड फेयर डीलिंग। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर डिफॉल्ट्स नहीं होते, तो जो कमिटमेंट हुए वो पूरे होते हैं, तो सेफ्टी ऑफ डीलिंग हो जाता है। और रेगुलेट्स कंपनी मैनेजमेंट। हम लोगों ने LODR रेगुलेशन पढ़ा है। कंपनी को हर क्वार्टर में अपने पूरे बैलेंस शीट बनाने पड़ेंगे, उनका ये चेक करवाना पड़ेगा, हाफ ईयरली रिपोर्ट सबमिट करने पड़ेंगे, क्वार्टरली अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न देना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें। तो कंपनी को रेगुलेट भी कर लेता है स्टॉक एक्सचेंज कुछ हद तक, ये इजी पॉइंट। फिर हमने कुछ और पॉइंट भी पढ़े थे, जैसे कि एक्ट्स एज अ कंटीन्यूअस मार्केट फॉर सिक्योरिटीज। स्टॉक एक्सचेंज है इसलिए सिक्योरिटीज आप कभी भी खरीद सकते हो। अगर स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता तो आपको IPO FPO के लिए वेट करना पड़ता। रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटीज इवैल्यूएशन, सिक्योरिटीज का इतना डेटा अवेलेबल है स्टॉक एक्सचेंज के कारण, डिस्क्लोजर के कारण, कि आपको उसको इवैल्यूएट करना बहुत इजी हो जाता है। इनेबल्स हेल्दी स्पेकुलेशन, कि सट्टा तो हो रहा है पर हेल्दी तरीके से। आप शेयर खरीदते हो, उसको 2 साल बाद बेच सकते हो, तो आप हेल्दी स्पेकुलेशन में इन्वॉल्व हो। अट्रैक्ट्स फॉरेन कैपिटल,
इंडिया का स्टॉक एक्सचेंज इतना अट्रैक्टिव है कि यूएस या वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टर्स आते हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। ये कुछ बेसिक है रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। एग्जाम में कभी कभी कुछ जनरल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें हम ये सारे रोल हेल्पफुल रहेंगे। ये सब हम कहीं ना कहीं पढ़ भी चुके हैं। मोबिलाइज कैपिटल करने में हेल्प करता है, अट्रैक्ट करता है फॉरेन कैपिटल को, कंपनीज को रेगुलेट करेगा, इकोनॉमी का बैरोमीटर है, इस प्रकार के पॉइंट्स है। दीज आर रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस। हमने अभी तक कुछ शुरू नहीं किया। फिर आता है इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। हम इस रिवीजन को इस तरह से रिकॉर्ड करेंगे कि रिवीजन आप बार बार देख सको और चैप्टर के सारे पॉइंट्स याद ही हो जाए। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 2 बड़े स्टॉक एक्सचेंज है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, एनएससी और बीएससी। छोटे छोटे तो बहुत सारे रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है। देयर आर वेरियस रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, बट द 2 मोस्ट पॉपुलर वंस आर एनएससी एंड बीएससी। इसमें पहले कौन सा बना है? बीएससी। बीएससी बना है 1875 और रब्बा 1875, और एनएससी तो भी गर्मा गर्म बना है 1992 में, और ट्रेडिंग शुरू हुई 1994 में। तो एनएससी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, बीएससी बहुत पुराना, बहुत अच्छा। और एनएससी बीएससी दोनों है मुंबई के अंदर ही। फिर ये बात करते हैं रेगुलेटर। अरे भाई मैं क्या पढ़ाऊं इसको, ये तो आप भी पढ़ा सकते हो। रेगुलेटर कौन? सेबी। सिक्योरिटीज एक्सचेंज का, सिक्योरिटीज मार्केट का रेगुलेटर है सेबी। चलो बड़े बड़े रेगुलेटिंग लॉज बता दो, क्या क्या लेजिस्लेशन है। तो एससीआरए, डिपॉजिटरीज, सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, सेबी एक्ट 1992, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, ये तो है। और साथ में हमारा गरीब सा पीछे जो आ रहा है कंपनीज एक्ट, उसको कहां छोड़ देंगे? प्राइवेट कंपनी, छोटी मोटी कंपनीज वही तो रेगुलेट हो रही है, कंपनीज एक्ट 2013। तो ये 4 बड़े रेगुलेशन हो गए। आपको समझ में आ रहा है? इस चैप्टर को बस पढ़ना जरूरी है बहुत आसान। ये हो गया सेकंड टॉपिक। तीसरा, ट्रेडिंग मैकेनिज्म इन इंडिया, कि इंडिया में ट्रेडिंग का मैकेनिज्म कैसा चल रहा है। अरे क्या कैसा चल रहा है? डीमैट। इंडिया में सारी की सारी सिक्योरिटीज कन्वर्ट हो चुकी है डीमैट फॉर्म में। अरे प्राइवेट कंपनी के शेयर्स को भी कहां कन्वर्ट कर चुके हैं? डीमैट में। तो लिस्टेड तो डीमैट में ही है, तो सारे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होती है डीमैट फॉर्म, पहला। दूसरा, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग। अब ये कोई ट्रेडिंग रिंग, चिल्लाना, ये सब नहीं होता है। अब स्टॉक एक्सचेंजेस पे ट्रेडिंग हो चुकी है स्क्रीन बेस्ड, वंडरफुल। उसके बाद में T+2 पे चल रही है। आज आप मंडे को कोई ट्रांजैक्शन करते हो तो वेंसडे को सेटलमेंट हो जाता है, एंड दिस इज रिड्यूसिंग। कुछ चीजों में T+1 हो चुका है और कुछ चीजों में अभी होगा। उसके बाद में ये ट्रांजैक्शंस होते हैं प्राइस टाइम प्रायोरिटी बेसिस पे। 2 लोगों का प्राइस मैच हो गया तो उसके बाद में जिसने पहले ऑर्डर प्लेस किया था उसके पहले मैच होगा, प्राइस टाइम प्रायोरिटी बेसिस पे होता है। उसके बाद में इररेस्पेक्टिव ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन अब लोग ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज अगर मैं पुणे में बैठा हूं तो मैं यहां बैठा हुआ पंजाब के किसी व्यक्ति के भी शेयर्स खरीद सकता हूं इजीली, बिकॉज शेयर्स तो डीमैट में है ना, भेजना तो कुछ है ही नहीं। मनी भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाएगी और अब तो शेयर्स भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर हो जाएंगे। फिजिकल शेयर में प्रॉब्लम था ना, क्या आपको कंपनी का डिपॉजिट, फ्रेश शेयर सर्टिफिकेट, तो ये सब हट चुका है। तो ट्रेडिंग मैकेनिज्म के अंदर आ गया, डीमैट फॉर्म में है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग होती है, प्राइस टाइम प्रायोरिटी के बेसिस में, और ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ मैटर नहीं करती है। बहुत ज्यादा आसान। फिर आता है फोर्थ टॉपिक, टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज। आप सबको ऑलरेडी पता है 2 प्रकार की सिक्योरिटीज हो सकती है, वन इज लिस्टेड, वन इज परमिटेड। लिस्टेड शेयर वो है, लिस्टेड सिक्योरिटी वो है जिसका स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक डायरेक्ट अग्रीमेंट होगा। तो जिस कंपनी का लिस्टिंग हुआ है स्टॉक एक्सचेंज पे पर्सुएंट टू अ लिस्टिंग अग्रीमेंट, एनी कंपनी दैट इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज पर्सुएंट टू अ लिस्टिंग अग्रीमेंट, दिस इज अ लिस्टेड कंपनी। एंड एनी कंपनी दैट इज लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज विदाउट एनी लिस्टिंग अग्रीमेंट just because it was already listed on some other stock exchange, such security is termed as permitted security। तो एक ऐसी सिक्योरिटी जो कि अग्रीमेंट करके लिस्ट हुई है उसको हम कहते हैं लिस्टेड सिक्योरिटी। एक ऐसी सिक्योरिटी जो अग्रीमेंट करके लिस्ट हुई है उसको हम कहते हैं लिस्टेड सिक्योरिटी, और एक ऐसी सिक्योरिटी जो अग्रीमेंट किया बिना ही लिस्ट हो गई है उसे हम कहते हैं परमिटेड सिक्योरिटी। आय हाय हाय। और इसके बाद में हम 5th टॉपिक पे जाते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट। अरे मेरे को कुछ पढ़ाना ही नहीं है, ये क्या पढ़ा रहा हूं मैं? मार्केट पार्टिसिपेंट कौन होते हैं? जो मन में उसका नाम लिख दो। आपका डीमैट अकाउंट ओपन करना है, डीपी मार्केट पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी मार्केट पार्टिसिपेंट, मुझे शेयर में ट्रेड करना है, स्टॉक ब्रोकर मार्केट पार्टिसिपेंट, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट। स्टॉक एक्सचेंज मैच तो करवा देता है लेकिन सेटलमेंट एसपीडीपी के लिए कौन आता है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन मार्केट पार्टिसिपेंट। ये सब मार्केट पार्टिसिपेंट है। इसके अलावा और भी हैं, मर्चेंट बैंकर इज मार्केट पार्टिसिपेंट। हमने इतनी रेगुलेशन पढ़ी, हर रेगुलेशन में भले बायबैक हो या टेक ओवर कोड हो, डीलिस्टिंग हो, सबसे पहला स्टेप क्या आता है? अपॉइंट अ मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर इज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, कस्टोडियन इज अ मार्केट पार्टिसिपेंट, एंड देन एनी मार्केट इंटरमीडिएटरी अदर, बाकी सब अंडरराइटर वगैरह ये भी मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं। आपको समझ आया? इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना नहीं है, बस आपको क्लियर होना चाहिए। पढ़ना तो है, आई मीन इन टॉपिक्स को आपको ऐसा बहुत ज्यादा समय नहीं बिताना है। यू ऑलरेडी नो, बट यू शुड बी अवेयर कि ये क्वेश्चन आया तो ये आंसर लिखना है, वरना हम एग्जाम में सोचते रहते ना क्या होगा मार्केट पार्टिसिपेंट, बस ये पता होना चाहिए, बाकी कुछ है ही नहीं, बहुत आसान। यहां तक भी हमने कुछ खास नहीं पढ़ा।
और इसके बाद में हमारा एक पहला टॉपिक आता है ETF, बट उसके पहले आप देखो 5 टॉपिक्स यू स्टडीड एंड देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट। सब लोग यहाँ पे, हम इसको सेट में कंप्लीट करते हैं। हम लोगों ने आउट ऑफ 18 5 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए एंड यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस। कुछ है ही नहीं। स्टॉक एक्सचेंज में कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज रिफर्स टू अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल prior to whether incorporated or not, prior to corporatization or demutualization, or body corporate under Companies Act, whether under corporatization, demutualization or otherwise, for the purpose of assisting, regulating, controlling the business of buying, selling and dealing in securities. उसके बाद में आता है स्टॉक एक्सचेंज पॉपुलैरिटी क्यों है, तो मोबिलाइज करता है फंड्स। स्टॉक एक्सचेंज एक बैरोमीटर काम करता है इकोनॉमी का, फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करता है, इससे पॉइंट्स आ जाते हैं। उसके बाद में आ जाता है हमारा इंडियन स्टॉक एक्सचेंज, NSE BSE। BSE का ईयर बता दो 1875 और NSE का ईयर वाज 1992 में शुरू हुआ, 1994 में ट्रेडिंग शुरू हुई। बहुत आसान। फिर आ गया रेगुलेटर, क्या पढ़ाऊंगा रेगुलेटर, सेबी, और मेजर रेगुलेशन SCRA, सेबी, डिपॉजिटरी कंपनीज एक्ट। फिर आ गया टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, सॉरी ट्रेडिंग मैकेनिज्म, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग, डिपॉजिटरी, प्राइस टाइम प्रायोरिटी बेसिस पे होता है, ज्योग्राफिकल लोकेशन मैटर नहीं करती है, डन। टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, लिस्टेड, परमिटेड एंड मार्केट पार्टिसिपेंट, ये सब नाम लिख सकते हैं हम लोग। DP, डिपॉजिटरी, ब्रोकर, स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, कस्टोडियन, मर्चेंट बैंकर, अदर मार्केट पार्टिसिपेंट। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सुपर डुपर इजी। यहां तक हमने कुछ मेहनत ही नहीं की और मेरे हिसाब से यहां तक क्वेश्चन आएगा भी नहीं। आ तो सकता है पर वही के लेस इंपॉर्टेंट। यहां से हमारे हॉट टॉपिक्स शुरू हो जाते हैं। क्या टॉपिक्स हैं इसके बाद, और इसके बाद में आते हैं तूफान टॉपिक्स। हम लोग अगला सेट, अगला टारगेट लेते हैं यहां से लेकर यहां तक खत्म करना। अरे नहीं, इसमें ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ जाएगा ना, रुको, पहले छोटा सेट बनाते हैं, इन तीनों को खत्म करते हैं, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को एक अलग ही सेट बनाते हैं। अब ये 3 टॉपिक, 5 टॉपिक्स आर डन, सुपर इजी। लेट्स सेट द नेक्स्ट 3, 6, 7 एंड 8। ETF एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। मैंने आपको बताया था इसको एग्जाम में लिखने के लिए 5 पॉइंट लिखने हैं। ये 5 पॉइंट लिखिए और हमें मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड रिफर्स टू अ फंड विच ट्रैक्स, पहला ही पॉइंट, विच ट्रैक्स एनी इंडेक्स और एनी कमोडिटी और एनी बॉन्ड और बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। कोई भी ETF क्या होता है, एक ऐसा फंड है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, तो एक फंड है, एक ऐसा फंड है जो ट्रैक करता है, जो फॉलो करता है, उसके अंडरलाइन कुछ है जो ट्रैक करता है किसी कमोडिटी को, किसी इंडेक्स को, किसी बॉन्ड को या बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज को। सेकंड, इसकी वैल्यू डिपेंडेंट है जिसको ये ट्रैक करता है। तो ETF की द वैल्यू ऑफ ETF डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ इंडेक्स और कमोडिटी और बॉन्ड और बास्केट ऑफ सिक्योरिटी। जिसको ये ट्रैक कर रहा है उसके ऊपर इसकी वैल्यू डिपेंडेंट है। तो अगर मैं एक कमोडिटी को ट्रैक कर रहा हूं, मैं एक ऐसा ETF हूं विच ट्रैक्स गोल्ड, तो मेरी वैल्यू गोल्ड पे डिपेंडेंट है। गोल्ड बढ़ेगा मेरी भी वैल्यू बढ़ेगी, एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट 3 पॉइंट में कंपेयर करते हैं खुद को विद अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड डज नॉट ट्रेड लाइक अ कॉमन स्टॉक, बट ETF ट्रेड्स लाइक अ कॉमन स्टॉक। और ETF का नाम ही यही है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो दिस फंड ट्रेड्स लाइक अ कॉमन स्टॉक, म्यूचुअल फंड डज नॉट। Mutual fund has lower liquidity, ETF has higher liquidity. Mutual fund has higher expenses, ETF has lower expenses. ये 5 पॉइंट्स लिखते हैं और ETF के अंदर फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ETF के बाद में हमारे सामने आता है डेरिवेटिव, जो कि हम पढ़ते ही नहीं है, और पढ़ते नहीं मतलब पढ़ते हैं सेपरेटली पढ़ते हैं भाई। राइट एंटाइटलमेंट, राइट एंटाइटलमेंट भी हमने पढ़ा, बहुत अच्छा सा कंसेप्ट है। राइट एंटाइटलमेंट के बारे में आपको क्या याद रखना है, व्हाट इज राइट एंटाइटलमेंट। सबसे पहले जब भी एक कंपनी राइट इश्यू करती है, राइट इश्यू कंपनी ने कर दिया है, आप उसको जब तक एक्सरसाइज नहीं कर लेते तब तक आपके पास जो वो हक है दैट यू कैन बाय शेयर्स, दिस हक इज टर्म्ड एज राइट एंटाइटलमेंट। तो मान लीजिए कंपनी ने रेशियो दे दिया है कि एवरीवन हु इज होल्डिंग 5 शेयर्स व्हिच ही विल गेट अ राइट टू बाय 1 शेयर इन द कंपनी फॉर 200 रुपीस। तो आपके पास अगर 10 शेयर है तो आपके पास 2 शेयर खरीदने का राइट है, इसे कहते हैं राइट एंटाइटलमेंट। आई रिपीट अगेन, इफ अ कंपनी हैज अनाउंस्ड अ राइट इश्यू 5:1 का, I have 20 shares, तो मेरे पास 4 शेयर खरीदने का राइट मिलेगा। This 4 शेयर खरीदने का राइट is termed as right entitlement। और 2 साल पहले चेंजेस आए और उसके बाद में even this right entitlement is listed on stock exchange। आप इसको भी बेच सकते हो ऑन स्टॉक एक्सचेंज। पहले इसको बेचना होता था, पढ़ा होगा आपने, रिनाउंस करना है। इस राइट को अगर बेचना था पहले तो बहुत इनफॉर्मल प्रोसेस था, अब इस राइट को भी आप स्टॉक एक्सचेंज पे बेच सकते हो। तो क्या ध्यान रखना है, राइट एंटाइटलमेंट इज नाउ इन डीमैट फॉर्म। आपके डीमैट अकाउंट में दिखता है दैट यू हैव अ राइट टू बाय, RE है 4 शेयर रिलायंस के, मतलब आपके पास राइट है 4 शेयर खरीदने का एट दिस प्राइस। सेकंड, इसका एक सेपरेट ISIN नंबर आता है। ISIN स्टैंड्स फॉर
इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, हर सिक्योरिटी का एक आईएसआईएन नंबर होता है, इवन आरईस का भी एक आईएसआईएन नंबर आ रहा है, बेस्ट है। उसके बाद में यू कैन इवन सेल इट ऑफ मार्केट, आपके पहचान के किसी व्यक्ति को भी आप रिनाउंस कर सकते हो, और यू कैन इवन सेल इट ऑन स्टॉक एक्सचेंज, ऑन मार्केट। तो दिस इज राइट एंटाइटलमेंट। राइट एंटाइटलमेंट जो है अब आ चुका है मार्केट के अंदर, डीमैट में है, आपको इसको स्टॉक एक्सचेंज में बेचने का ऑप्शन, इसका सेपरेट आईएसआईएन नंबर होता है। ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इमेजिन करो ना, पहले क्या होता था, राइट इश्यू हुआ, आपको राइट्स मिले, आपने उन राइट को एक्सरसाइज किया तो सीधा शेयर आते थे डीमैट अकाउंट में। अब ऐसा नहीं है, राइट इश्यू जैसे ही हुआ, आपको जो राइट एंटाइटलमेंट है वो भी डीमैट में दिख रहा है, और उसको अगर आप एक्सरसाइज करोगे खुद से तो जो आपको राइट शेयर मिलेंगे वो भी डीमैट में दिखेगा। फिर उन्होंने एक फुद्दू सा टॉपिक बताया कि आपके पास राइट एंटाइटलमेंट आ गया, अब आप क्या क्या कर सकते हो। पहला, मेरे पास में राइट एंटाइटलमेंट आया है 4 शेयर खरीदने का, आई वाज होल्डिंग 20 शेयर्स एंड 5:1 का रेशियो था, मुझे 4 राइट एंटाइटलमेंट आया, मैं चारों को एक्सरसाइज करके 4 कम शेयर्स खरीद सकता हूं, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, मैं इन चारों को किसी को रिनाउंस कर सकता हूं, बेच सकता हूं। तीसरा ऑप्शन, मैं 2 को एक्सरसाइज कर सकता हूं, खुद ले सकता हूं, और 2 को बेच सकता हूं। और एक और ऑप्शन, मैं चाहूं तो पूरा भी लेट गो कर सकता हूं, मुझे कुछ खरीदना भी नहीं है, रिनाउंस भी नहीं करना है, लेट गो किया। ये सब ऑप्शन है। तो उन्होंने लिख के दे दिया कि राइट इश्यू में आप 4-5 चीजें क्या कर सकते हो। अप्लाई कर दो राइट शेयर्स को पूरा का पूरा, तो आपके पास 4 शेयर्स खरीदने का राइट है, पूरा खरीद लो चारों शेयर। दूसरा, अप्लाई फॉर राइट एंटाइटलमेंट टू द फुल एक्सटेंट ऑफ द राइट एंटाइटलमेंट एंड अप्लाई फॉर एडिशनल राइट शेयर। अपना तो शेयर खरीद लो 4, और कंपनी को अप्लाई करोगे, कोई और व्यक्ति अगर नहीं खरीद रहा है तो उसका भी हमको दे दो, यू कैन इवन अप्लाई फॉर एडिशनल शेयर्स। नेक्स्ट, थोड़ा सा पार्ट खरीद लो, बचे हुए को रिनाउंस मत करो, पार्ट खरीद लो, बचे हुए को रिनाउंस कर दो, पूरे को रिनाउंस कर दो। ये अननेसेसरीली बनाए हुए पॉइंट्स। तो राइट एंटाइटलमेंट आपको ध्यान के रखना है कि राइट एंटाइटलमेंट डीमैट फॉर्म में होगा, आईएसआईएन नंबर मिलेगा, ऑन मार्केट भी बेच सकते हो, ऑफ मार्केट भी बेच सकते हो। फिर ये कह रहे हैं कि राइट एंटाइटलमेंट का आप क्या क्या कर सकते हो, तो मैं बताता हूं क्या क्या कर सकते हो। पहली चीज भैया, एक्सरसाइज कर लो, शेयर ले लो, बेस्ट चीज तो यही है। दूसरा, एक्सरसाइज तो कर लो, शेयर प्लस भी ले लो, और उसके बाद में इवन अप्लाई कर लो फॉर एक्स्ट्रा शेयर, और बचे तो भी दे देना। तीसरा, आप क्या करो, पार्टली कर लो एक्सरसाइज, पार्टली कर लो रिनाउंस, ये भी एक ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन, आप पूरा का पूरा जो आपका शेयर है उस पूरे के पूरे को कर दो आप रिनाउंस, ये भी एक ऑप्शन है। और अगर आप चाहते हो तो आप ना तो एक्सरसाइज करो ना ही रिनाउंस करो, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है ना। तो ये बस अननेसेसरली बनाया हुआ टॉपिक है कि आप क्या क्या कर सकते हो अपने राइट इश्यू से। सिंपल राइट एंटाइटलमेंट। इसके बाद में नेक्स्ट सेट आता है, यहां पर अगर हम देखें हम कहां पहुंचे, डेरिवेटिव भी नहीं पढ़ा, तो इस सेट में तो हमने 2 ही चीजें पढ़ी, ईटीएफ और राइट एंटाइटलमेंट। चलो मुझे ईटीएफ के 5 पॉइंट बताओ। पहला पॉइंट क्या है ईटीएफ का, ईटीएफ ट्रैक्स ईदर इंडेक्स, कमोडिटी, बॉन्ड और एनी बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। दूसरा पॉइंट था कि ईटीएफ का वैल्यू, द वैल्यू ऑफ ईटीएफ इज डिपेंडेंट ऑन द वैल्यू ऑफ सच बॉन्ड, कमोडिटी, basket of securities, etc. Third, ETFs are traded on stock exchange like an actual share, whereas mutual fund are not. Next, it has better liquidity than mutual fund, and last, it has lower expense ratio than mutual fund. तो लास्ट के 3 पॉइंट कंपैरिजन के। फिर डेरिवेटिव छोड़ते हुए राइट एंटाइटलमेंट पे जाते हैं। तो राइट एंटाइटलमेंट अब कैसा आता है, डीमैट अकाउंट में आता है भाई। राइट एंटाइटलमेंट का एक सेपरेट आईएसआईएन नंबर है। राइट एंटाइटलमेंट को आप ऑफ मार्केट तो बेच ही सकते थे, अब आप उसको ऑन मार्केट स्टॉक एक्सचेंज पे भी बेच सकते हो। तो ये सब आ गया अबाउट दिस। तो हम लोगों ने पहले सेट में ये 5 चीजें पढ़ी, दूसरे सेट में हमने ये 3 चीजें पढ़ी, बट इसमें डेरिवेटिव तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब आता है अगला सेट। अगला सेट एक अकेला है, पूरा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। अब इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर मुझे मार्क करना है कि ये इजी है डिफिकल्ट है, तो ये पूरा चैप्टर इजी 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 सब कुछ इजी आएगा। ये ट्रेडिंग मैकेनिज्म में मुझे थोड़ा सा मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट लिखना पड़ेगा। बहुत केयरफुली ध्यान देना ट्रेडिंग मैकेनिज्म पे। जब भी आप सेल्फ स्टडी कर रहे होगे, ट्रेडिंग मैकेनिज्म में आपको थोड़ा सा घबराहट होगी और आप इस वीडियो को ऑन करके सीधा यहाँ पर आओगे और यहाँ से यहाँ तक का तो आप बोलोगे ये तो आता है मेरे को, और सीधा यहाँ पर आके देखना चालू करोगे। कहीं टाइम स्टैम्प किसी भले आदमी ने लिखा होगा कि इतने मिनट पे ये टॉपिक है, और फिर आप यहाँ से देखना शुरू करो। केयरफुली सुनना यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, पहले तो सबको ये अच्छे से दिमाग में बैठा हुआ है, याद करने की जरूरत नहीं है कि भारत में 4 ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। एक होता है मेन बोर्ड, एसएमई, आईजीपी एंड सोशल स्टॉक एक्सचेंज। मेन बोर्ड बहुत इजी है,
हम ऑलरेडी उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। मेन बोर्ड के बारे में इतना सा है, अगर कोई भी कंपनी अपने इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करना चाहती है, they will have to comply with SEBI ICDR regulation 2018, SEBI issue of capital disclosure requirement regulation 2018। अगर वो कंपनी इशू करना चाहती है अपना इक्विटी शेयर या फिर कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, पर अगर कोई भी कंपनी इशू करना चाहती है अपना नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी में क्या आ जाता है, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, ये कुछ इशू एंड लिस्ट करना है, तो उसके लिए सेबी नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन 2021। तो मेन बोर्ड पे इतना से याद रखो, एक कंपनी को अगर इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करना है आईसीडीआर, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करना है तो इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी रेगुलेशन 2021। फिर आता है एसएमई एक्सचेंज। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट। एसएमई एक्सचेंज पे इन्होंने 2 एक्सचेंज पढ़ा है, भारत में इससे ज्यादा भी है, इन्होंने पढ़ाए 2 ही है। एक पढ़ा दिया बीएससी का एनएससी एक्सचेंज, बीएससी का एसएमई एक्सचेंज, और एक पढ़ा दिया एनएससी का एसएमई एक्सचेंज। एनएससी ने तो अपने एसएमई एक्सचेंज का नाम भी रखा है क्या, इमर्ज। बीएससी ने एसएमई एक्सचेंज ही बोलता है बीएससी। इन्होंने बीएससी के बारे में बहुत कुछ दिया है। बीएससी के अगर आपको एसएमई एक्सचेंज पे अपनी कंपनी को लिस्ट करना है तो क्या प्रोसेस होगा, सबसे पहले यू हैव टू बी अ कंपनी, तभी तो लिस्ट हो गया। पार्टनरशिप हम थोड़ा ना लिस्ट हो सकती है, यू हैव टू बी अ कंपनी एंड अ कंपनीज एक्ट। सेकंड, योर पेड अप शेयर कैपिटल हैज टू बी अप टू और लेस देन 25 CR। ये हर एसएमई का रूल है। 25 करोड़ से ज्यादा अगर आपकी पेड अप कैपिटल है तो आप उस केस के अंदर एसएमई पे लिस्ट नहीं हो सकते। मैंने मार्केट कैप नहीं बोला है, पेड अप कैप बोला है। पेड अप कैपिटल जो बुक्स में होती है फेस वैल्यू वाली, तो आपकी पेड अप कैपिटल 25 करोड़ तक ही होनी चाहिए। नेक्स्ट, योर कंपनी शुड हैव पॉजिटिव नेटवर्थ, नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए, एंड योर नेट टेंजिबल एसेट शुड बी मिनिमम 1.5 CR। पहले ये 4 कंडीशन, अगर ये चारों कंडीशन हैं ओनली देन यू कैन बी लिस्टेड ऑन बीएससी का एसएमई। तो बीएससी के एसएमई पे आप लिस्ट हो सकते हो अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाइड है। पहला, कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। सेकंड, पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 25 CR। थर्ड, पॉजिटिव नेटवर्थ, नेट टेंजिबल एसेट ऑफ एटलीस्ट 1.5 CR। याद आ रहा है, इंस्पायर का एग्जांपल लेके पढ़ा था हमने, बहुत सिंपल। सबका वैल्यूएशन कर दी, इतने का इतने का, ये इतने का है, तब भी जाके हमें समझ आता है एक क्लासरूम में 30-40 लाख का ही सामान है, तो ऐसे कितने क्लासरूम है। तो इंस्पायर को अगर एसएमई पे लिस्ट होना है तो उनको कम से कम अपना टेंजिबल एसेट भी करना पड़ेगा 1.5 CR का। फिर आता है ट्रैक रिकॉर्ड, कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 3 इयर्स, कम से कम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसमें अगर आप पहले पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप थे तो भी चलेगा, उसका भी ट्रैक रिकॉर्ड कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, या फिर यू शुड बी फंडेड बाय अ बैंक ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, और यू शुड बिलोंग टू योर ग्रुप कंपनी शुड बी लिस्टेड फॉर एटलीस्ट 2 years। इन तीनों में से कहीं ना कहीं आप आने चाहिए हो, तभी हम आपको लिस्ट कर सकते हैं बीएससी के एसएमई पे। या तो आपका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, या फिर आपको बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने फंड किया है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने फंड किया है, या फिर आप एक ऐसी ग्रुप कंपनी के से बिलोंग करते हो, आप एक नई कंपनी हो बट आपकी जो ग्रुप कंपनी है वो 2 साल से लिस्टेड है। तो अगर ऐसा कुछ भी है तो उन सर्कमस्टेंसेस में भी हम आपको अलाउ कर देंगे ट्रैक रिकॉर्ड में, तीनों में से एक कंडीशन। एंड कुछ अदर कंडीशन है, यू शुड हैव अ वेबसाइट, आपका एक वेबसाइट होना चाहिए। यू शुड हैव अग्रीमेंट विद बोथ द डिपॉजिटरी, NSDL CDSL के साथ आपका अग्रीमेंट होना चाहिए, एंड यू शुड नॉट हैव चेंज्ड प्रमोटर इन प्रीसीडिंग 1 year। ये सारी कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तब जाके आप बीएससी के एसएमई पे लिस्ट हो सकते हैं। याद रखना बहुत इजी है, 4+2, पहली 4 स्मॉल कंडीशन, फिर 2 अहम, ट्रैक रिकॉर्ड वाली कंडीशन, अदर कंडीशन। पहली 4, फर्स्ट पॉइंट क्या है, यू शुड बी अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट। सेकंड, पेड अप कैपिटल अप टू 25 CR। थर्ड, क्या पॉजिटिव होना चाहिए, नेटवर्थ, और नेट टेंजिबल एसेट कितना, 1.5 CR। फिर आती है ट्रैक रिकॉर्ड की कंडीशन। ट्रैक रिकॉर्ड या तो आपका खुद का होना चाहिए फॉर 3 years, या फिर दूसरा पॉइंट क्या है, you should be funded either by bank of financial institution or by central government, state government, and lastly your group company should be listed for at least 2 years। तीनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाइड चाहिए। फिर आखिरी में अदर कंडीशन आ जाती है, उसमें छोटी मोटी बातें हैं। you should have a website, you should have agreement with NSDL CDSL, दोनों depository, and the last point they say is you should not have changed promoter in preceding 1 year। and this is all about BSc SME। फिर आता है एनएससी इमर्ज, वो बहुत इधर उधर की बातें करता है। याद रखना, उसने एक ही पॉइंट पे फोकस किया है। बीएससी इमर्ज ने एक ही बात को घुमा फिरा के बोला है दैट ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दोनों के बेनिफिट के लिए। दोनों कौन, एक तो कंपनी जिसको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहां पे वो लिस्ट हो सकती है, उसको फंड्स अवेलेबल होते हैं, उसको एक विजिबिलिटी मिलती है, एंड साथ ही साथ ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर द इन्वेस्टर ऑल्सो,
जिसको एक अर्ली स्टेज पे कंपनी में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, अपनी सेविंग्स को मोबिलाइज करने का मौका मिलता है, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू मिलता है। एनएससी इमर्ज ने इसी बात पे फोकस करके 2-3 बात सेम चीज बोली है। इट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर द कंपनी आल्सो टू गेट फंड्स, टू गेट विजिबिलिटी। इट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर द इन्वेस्टर आल्सो टू इन्वेस्ट हिज मनी, हिज सरप्लस मनी इन गुड कंपनीज एट एन अर्ली स्टेज। मस्त। फिर आते हैं ये आईजीपी के ऊपर। आईजीपी का देखते हैं हम बिना चार्ट के कितना बोल पाएंगे, फिर चार्ट पे तो जाएंगे। आईजी को हमने पढ़ा है कि हम आईजीपी पे स्टेप वाइज पढ़ते हैं। आईजीपी का फुल फॉर्म क्या है? इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। आईजीपी पे एक ही टॉपिक याद करना और वही सबसे जटिल है, विच ऑल कंपनीज कैन बी लिस्टेड ऑन आईजीपी। उसका आंसर बहुत सिंपल है, पहला पार्ट बहुत अच्छे से सुनना। अ कंपनी, अ स्टार्टअप विच इंटेंसिवली यूज व्हाट? टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, फॉर गुड्स, सर्विसेज और बिजनेस प्लेटफॉर्म which has substantial value addition. I repeat again. कौन सी कंपनीज लिस्ट हो सकती है आईजीपी पे? एक ऐसी कंपनी स्टार्टअप्स which are intensively using टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। सीक्वेंस जो रखना है रखो। फॉर गुड्स, सर्विसेज और बिजनेस प्लेटफॉर्म which has substantial value addition. ये पहली चीज। And wherein at least 25% of pre-issued capital is held by the following. At least 25% pre-issued capital must be held by following A, B और C. C बहुत difficult है, A पे आते हैं। बोलो A में क्या है? QIB, Qualified Institutional Buyers. B, IGP Investors. आप सोच रहे हैं यहां तक तो आप सब पहुंच जाओगे। छोड़ो, C का भी A, Foreign Portfolio Investor. Easy है। C का B आता है that someone who satisfies the following 4 conditions. यहां पे थोड़ी सी परेशानी होती है। 4 कंडीशन में पहली दोनों भी आप हैंडल कर लोगे। पहला कंडीशन, एक ऐसा फंड जिसका असेट अंडर मैनेजमेंट इज एटलीस्ट $150 मिलियन। दूसरा पॉइंट कि ये फंड जिस भी जुरिस्डिक्शन का है वहां पर इट इज प्रॉपर्ली रेगुलेटेड, रजिस्टर्ड। यहां तक भी आ जाओगे। अब इसका जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है ये कठिन है। ये कहता है कि ये ऐसी कंट्री का होना चाहिए जिस कंट्री का सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर मस्ट बी अ सिग्नेटरी ऑफ IOSCO or it must have a bilateral treaty with central government, state government, India, SEBI. दूसरा पॉइंट आता है that ये जो इस कंट्री से, ऐसी कंट्री से होना चाहिए जिसको FATF ने, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने, has not identified a country having deficiency in anti money laundering measure और combating the financing of terrorism. दूसरा चीज कि ये FATF ने ऐसा भी नहीं किया है, आइडेंटिफाई किया इस कंट्री को which has failed to address the deficiencies या फिर has failed to give any commitment to the action plan given by us. और यहां पे आईजीपी खत्म हो जाता है। आईजीपी टफ जाता है, मैं खुद मान रहा हूं, लेकिन आपको इसको फेज मैनर में पढ़ना है तो इजी जाएगा। सबसे पहले आईजीपी के बारे में ये देखो कि ये जो ब्लैक में लिखा हुआ पार्ट है वो तो सबको इजीली याद हो जाना चाहिए। उसके बाद में ग्रीन वाला पार्ट इजी याद हो जाना चाहिए और डिफिकल्टी से भी इस ब्लू वाले पार्ट में आ जानी चाहिए। बस वापस देखते हैं आईजीपी। आईजीपी पे एलिजिबिलिटी क्या है? कौन सी कंपनी आईजीपी पे लिस्ट हो सकती है? इश्यू जो कि एक ऐसा स्टार्टअप विच इज इंटेंसिवली इन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, फॉर गुड्स, सर्विस और बिजनेस प्लेटफॉर्म विच सब्सटैंशियली एड्स वैल्यू, विद सब्सटैंशियल वैल्यू एडिशन। बहुत इजी है। एंड at least 25% of the pre-issue capital must be held by A, B and C. A, QIB, B, IGP investor, C का A, foreign portfolio investor. यहां तक तो सभी आ जाने चाहिए और चेकर यहां तक ही देख के खुश हो जाएगा। पर इसके बाद में आता है C का B कि ये भी इन्वेस्टर हुआ तो चलेगा। Any entity which satisfies all the following point. कोई भी एक ऐसी एंटिटी जो चारों पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, ऐसी एंटिटी भी लिस्ट हो सकती है। अभी ऐसी एंटिटी में क्या आता है? पहला, minimum AUM $150 million and it has to be registered with its financial sector regulator. जहां पर भी है, जिस यूएस से है तो यूएस में रजिस्टर्ड है, जहां से भी है वहां पे रजिस्टर्ड। नेक्स्ट, इट बिलोंग्स टू अ कंट्री जिसका सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर मस्ट बी अ सिग्नेटरी टू IOSCO's multilateral MOU or it needs to have a bilateral agreement with SEBI. Bilateral MOU with SEBI. Next, it should not belong from a country which has been declared as FATF by a country having deficiency
in anti-money laundering measures or combating the financing of terrorism, or a country which has not made any sufficient progress in addressing the deficiency or which has not committed to the action plan given by FATF. ये जो लास्ट में ब्लू में है ये डिफिकल्ट जाता है, पर इसको एक बार कोशिश तो करो. जो पार्ट ब्लैक में वो सबको याद हो जाना चाहिए. देन यू ट्राई टू रीच द ग्रीन पार्ट एंड देन लास्ट में ब्लू, ताकि एग्जाम में अगर आपको कभी 3 मार्क्स के लिए पूछ लिया तो आप फुल भी ला सकते हो थोड़ा ले. दिस इज अबाउट IGP. इसके बाद हमारा आखिरी आता है सोशल स्टॉक एक्सचेंज. वापस देखते हैं प्लेटफॉर्म. टॉपिक चल रहा है ट्रेडिंग इन स्टॉक एक्सचेंज. ट्रेडिंग किस प्रकार से होती है, प्लेटफॉर्म्स क्या है स्टॉक एक्सचेंज के. पहला है मेन बोर्ड, ICDR नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, फिर आ गया SME, उसमें BSE का SME अलग, NSE का इमर्ज अलग, फिर आ गया IGP, उसकी एलिजिबिलिटी पड़ा, और लास्टली आ रहा है हमारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज. ये एग्जीक्यूटिव में थोड़ा ही है, प्रोफेशनल बहुत खोद के पढ़ाया जाएगा आपको. अब आता है यहां पे सबसे पहले सोशल स्टॉक एक्सचेंज मींस व्हाट. इट इज अ सेपरेट सेगमेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल. जिन स्टॉक एक्सचेंज के नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स हैं उन्हीं का ये एक सेपरेट सेगमेंट है. इट इज अ सेपरेट सेगमेंट ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल टू रजिस्टर. ये किसको रजिस्टर करता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और टू लिस्ट सिक्योरिटीज इशूड बाय नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. So it is what? It is a separate segment of the existing stock exchange having nationwide trading terminal. जो existing stock exchange है, जिनके nationwide trading terminal है, उन्हीं का ये एक separate segment है, जहां पर कि ये रजिस्टर भी करता है छोटी मोटी कंपनीज को और लिस्ट भी करता है सिक्योरिटीज ऑफ छोटी मोटी कंपनी. छोटी मोटी कंपनी मतलब कंपनी विच आर नॉट फॉर प्रॉफिट. तो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज को रजिस्टर भी करता है, लिस्ट भी करता है. पहला पॉइंट. दूसरा, ऑन 25 जुलाई 2022 चैप्टर 10A फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज वाज एडेड इन ICDR. ICDR में ये जुलाई 2022 को एक कंसेप्ट आया है. तो अगर हम आज देखते हैं तो आज भी कितने 3 साल हुए ना बस, तो अभी भी ये बहुत ज्यादा डेवलप हुआ नहीं. और लास्ट आता है विच एंटिटीज कैन बी लिस्टेड ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज. सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे कौन कौन सी एंटिटीज लिस्ट हो सकती है. पहला, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मुझे ऊपर की डेफिनेशन बताओ क्या थी. इट वॉज अ सेपरेट सेगमेंट. सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, इट वॉज अ सेपरेट सेगमेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल. तो एग्जिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज का ये एक सेपरेट सेगमेंट था. सही है. उसके बाद में इसको लेके हम आगे जाते हैं. तो हमने आगे देखा जो कि रजिस्टर करता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को और जो कि लिस्ट करता है सिक्योरिटीज ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. मजे में एकदम. और फिर आए एंड में कि चलो सोशल स्टॉक एक्सचेंज किस किस को लिस्ट करता है. तो ये लिस्ट करता है जैसे ऊपर पढ़ा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और अब एक नया वर्ड आता है, ये लिस्ट करता है सोशल एंटरप्राइजेस को. और अब इससे एक और सवाल आता है, सोशल एंटरप्राइजेस क्या होती है. वापस टॉपिक पे रहते हैं. सोशल स्टॉक एक्सचेंज में क्या पढ़ा है, इट इज अ सेपरेट सेगमेंट ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज हैविंग नेशनवाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स टू रजिस्टर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एंड टू लिस्ट द सिक्योरिटीज ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. एकदम सिंपल. उसके बाद में एंड में बताया, तो फिर सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे सिर्फ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से लिस्ट होते हैं? नहीं, इवन सोशल एंटरप्राइज. अब सोशल एंटरप्राइज क्या होती है, जो अच्छा काम करती है. सर अच्छा काम थोड़ा सा भी करती है तो चलेगा? नहीं. इसके लिए 2 पॉइंट समझ में आना चाहिए. कंडीशंस पे आता हूं. पहले ये कंडीशन में बताते हैं. एक सोशल एंटरप्राइज को ध्यान रखना है कि ये 3 में से किसी ना किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा. इन 3 में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई किया तभी आप बनोगे एक सोशल एंटरप्राइज. पहली कंडीशन, आपके जो पिछले 3 साल का एवरेज रेवेन्यू है उसका 67% अच्छे कामों से आना चाहिए. दूसरा, आपके पिछले 3 साल का जो एवरेज एक्सपेंडिचर है उसका 67% अच्छे कामों के लिए करना चाहिए. और लास्ट, आपके जो टोटल कस्टमर बेस है उसका 67% अच्छे कामों वाला कस्टमर बेस होना चाहिए. पहले याद रखता हूं कंडीशंस. तीनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. आपके रेवेन्यू का 67% अच्छे कामों से आना चाहिए. आपके एक्सपेंडिचर का 67% अच्छे कामों का एक्सपेंडिचर होना चाहिए. आपके टोटल कस्टमर बेस का 67% अच्छे कामों वाला कस्टमर बेस होना चाहिए. अगर ये है तो आप कैटेगराइज हो गए एक सोशल एंटरप्राइज. और फिर आता है, सर अच्छे काम का मतलब क्या होता है? इनमें से कुछ भी. ये जो फॉलोइंग एक्टिविटीज है इनमें से कुछ भी. तो अभी आगे जब बताते हैं तो ये बताते हैं 67% ऑफ रेवेन्यू शुड कम फ्रॉम प्रोवाइडिंग एलिजिबल एक्टिविटीज. एलिजिबल एक्टिविटी को मैंने बोल दिया अच्छे काम. तो अब अगर इसको मैं ऑर्गेनाइज करता हूं तो अगर आपके रेवेन्यू का 67% एलिजिबल एक्टिविटी से आता है, यू आर सोशल एंटरप्राइज. आपके एक्सपेंडिचर का 67% आप एलिजिबल एक्टिविटी पे स्पेंड करते हैं, यू आर अ सोशल एंटरप्राइज. एंड लास्टली, अगर आपके टोटल आपके कस्टमर बेस का 67% एलिजिबल एक्टिविटी वाले कस्टमर है, देन यू आर अ सोशल एंटरप्राइज. सर एलिजिबल एक्टिविटी क्या है? ये सारी एलिजिबल एक्टिविटीज है.
हम सब ने अपनी अपनी फेवरेट 5-6 एक्टिविटीज मार्क कर रखी है, एक बार सारी देखते हैं. इफ आर ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर इरेडिकेटिंग हंगर, पॉवर्टी, malnutrition, inequality, हम ये सब को अगर कर रहे हैं तो नेक्स्ट we work on healthcare including mental health care, sanitation, safe drinking water. We work on education, employability and livelihoods. We work on gender equality, empowerment of women and LGBTQIA communities, plus environmental sustainability पे काम करते हैं, climate change पे काम करते हैं, forest और wildlife conservation पे काम करते हैं. We work on protection of national heritage, art, culture. रूरल स्पोर्ट्स को हम प्रमोट करते हैं, पैरालंपिक स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं, ओलंपिक स्पोर्ट्स को प्रमोट करते हैं. इंक्यूबेटर फॉर सोशल एंटरप्राइजेस हैं. नॉन प्रॉफिट इकोसिस्टम को फंड रेजिंग के लिए हम सपोर्ट करते हैं. लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं रूरल एंड अर्बन पुअर इंक्लूडिंग इनकम ऑफ स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स एंड वर्कर्स इन नॉन फार्म एरिया. फार्मिंग या नॉन फार्मिंग उनकी इनकम बढ़ाने के लिए हमारा ऑर्गेनाइजेशन काम करता है. स्लम एरिया डेवलपमेंट, अफोर्डेबल हाउसिंग में काम करते हैं. डिजास्टर मैनेजमेंट, प्रमोशन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, एक्सेस टू लैंड, प्रॉपर्टी एसेट्स फॉर डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी, या फिर डिजिटल डिवाइड जो हो चुका है इंटरनेट में, जो मिस इन्फॉर्मेशन फॉर्म करती है, डेटा प्रोटेक्शन, इस दिशा में हम लोग काम करते हैं. लास्ट पॉइंट, सोनू सूद है, हम माइग्रेट्स और डिस्प्लेस पर्सन के वेलफेयर के लिए काम करते हैं. इनमें से आप अपने 5-6 जो आपके क्लोज हैं, जो आपने अपने आसपास देखा है, उन 5-6 पॉइंट्स को आप सिलेक्ट कर लो. ये सब हो गई एलिजिबल एक्टिविटी. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए भी काम करती है, लेकिन अगर उसका 67% फोकस रेवेन्यू के बेसिस पे, एक्सपेंडिचर की बेसिस पे या कस्टमर के बेसिस पे पता चल जाता है, तो वो सोशल एंटरप्राइज में कवर हो जाए. लॉजिकली मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंस्पायर अकेडमी. मान लीजिए इंस्पायर क्या करता है, ये जो करता है ये तो कमर्शियल एक्टिविटी होगी, बिकॉज़ इसके लिए फीस चार्ज कर रहा है. लेकिन इसके अलावा इंस्पायर गांव-गांव जाके लोगों को बेसिक एजुकेशन देता है, बेसिक लिटरेसी, पढ़ना लिखना सिखा रहा है फ्री में. तो क्या इंस्पायर एक सोशल एंटरप्राइज होगा? अगर इंस्पायर तीनों में से कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई कर ले. इंस्पायर का रेवेन्यू, उनको भी जब सिखा रहे हैं हम लोग ना, उनसे कुछ बेसिक फीस ले रहे हैं मान लो, तो भी क्योंकि हम उनको बेसिक सैनिटेशन सिखा के आ रहे हैं, हम उनको बेसिक लिटरेसी कर रहे हैं, तो भी ये कह रहे हैं अगर हमारे रेवेन्यू का 67% वहां से आ रहा है, सोशल एंटरप्राइज है. पर नहीं, रेवेन्यू का 99% यहीं से आ रहा है, 1% वहां से आ रहा है, कहा है कि सोशल एंटरप्राइज. वो तो छोटा मोटा CSR कर रहे हो आप भले, लेकिन आप सोशल एंटरप्राइजेस नहीं हो. CSR क्या है? हर ऑर्गेनाइजेशन पूरा फोकस प्रॉफिट पे, पर एक छोटा सा सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, वो CSR. लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन का मेन फोकस ही सोशल एक्टिविटी है, तो वो सोशल एंटरप्राइज. दूसरा, इंस्पायर के एक्सपेंडिचर का 67% उसके लिए हो रहा है, नहीं, वो तो 2% उधर हो रहा है, नहीं है. एंड नेक्स्ट, इंस्पायर का जो कस्टमर बेस है, उसका 67% अगर वहां के लोग हो गए, तो भी इंस्पायर सोशल एंटरप्राइज हो. नहीं, ये तो हम साल भर में हजारों बच्चों को CS का एजुकेशन दे रहे हैं, वहां पे हम जाके 1000 बच्चों को पढ़ा के आ रहे हैं. वहां साल भर 10,000 बच्चों को CS का एजुकेशन, और जो वहां पे चल रहा है, ये जो हम कर रहे हैं, वो तो 1000 बच्चों को पढ़ा देते हैं. नहीं, आपका डोमिनेटिंग वो नहीं है, तो यू आर नॉट सोशल एंटरप्राइज. ये दोनों टॉपिक को साथ में पढ़ेंगे, तब जाके सही से समझ में आता है सोशल एंटरप्राइज क्या है. आर वी अंडरस्टैंड? यहां पे आपका ये खत्म हो जाता है, लेकिन वापस यहां पर आता हूं. ये टॉपिक परेशान करने वाला टॉपिक हो सकता है. ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, कंठस्थ करके खत्म करते हैं. ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया के अंदर 4 प्लेटफॉर्म है भारत में. सबसे पहला मेन बोर्ड. मेन बोर्ड में तो इतना सा पढ़ा है हमने कि अगर आपको इक्विटी शेयर या कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करना है, तो कौन से रेगुलेशन को फॉलो करना है? ICDR. और अगर आपको नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू करना है, तो इशू एंड लिस्टिंग ऑफ नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज रेगुलेशन. डन. दूसरा प्लेटफॉर्म आ गया SME. SME पे 2 प्लेटफॉर्म है, BSE SME एंड NSE इमर्ज. BSE SME पे कंडीशन है 4+1+1. पहले 4 कंडीशन आती है अगर किसी कंपनी को लिस्ट होना है. वो कंपनी होना चाहिए. दूसरा, उसका जो पेड अप कैपिटल है वो अप टू 25 CR होना चाहिए. उसका नेटवर्थ पॉजिटिव होना चाहिए. नेट टेंजिबल एसेट 1.5 CR होना चाहिए. फिर आता है ट्रैक रिकॉर्ड. उसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, या फिर इट शुड बी फंडेड बाय बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या फिर इट शुड हैव अ ग्रुप कंपनी व्हिच इज लिस्टेड फॉर एटलीस्ट 2 years. लास्ट में अदर कंडीशन, वेबसाइट होना चाहिए, 1 साल में प्रमोटर चेंज नहीं होना चाहिए, NSDL CDSL के साथ आपका अग्रीमेंट होना चाहिए. बहुत ईजी. NSE इमर्ज. NSE इमर्ज इज अ गुड प्लेटफॉर्म, जिससे कि जो इन्वेस्टर्स भी हैं उनको अच्छी कंपनी अर्ली स्टेज में मिल जाती है, मोबिलाइज फंड्स करने का मौका मिलता है, इन्वेस्ट करने का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है, और कंपनी को भी प्लेटफॉर्म मिलता है, फंड्स अवेलेबिलिटी मिलती है, और एक स्कोप मिलता है ग्रो करने के लिए. डन. फिर आ जाता है हमारा IGP. वापस तीसरी चौथी बार पढ़ रहे हैं हम पिछले 6-7 मिनट में IGP को. IGP एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा स्टार्टअप विच इज इंटेंसिव इन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, डेटा एनालिटिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसमें, फॉर गुड्स प्रोडक्ट्स, गुड्स सर्विसेज एंड बिजनेस प्लेटफॉर्म which has substantial value addition and at least 25% of the pre-issue capital is held by A, B, C. A, QIB, B, IGP investor, C का first foreign portfolio investor और C के second में आता है which complies with the 4 condition जो हमने पढ़ा. बस यहाँ पे रुकते हैं. Social stock exchange. Social stock exchange में हमने पढ़ा कि social stock exchange refers to a platform of the existing stock exchange having nationwide trading terminal to register not-for-profit organization or to list the securities of not-for-profit organization. 2022 में आया ये, yes, चैप्टर 10A ICTR में ऐड हुआ 2022 में, और फिर इन्होंने मेक श्योर किया कि इवन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी लिस्ट हो सकती है और इवन सोशल एंटरप्राइज भी लिस्ट हो सकती है. सोशल एंटरप्राइज एक ऐसी एंटरप्राइज जो कि एलिजिबल एक्टिविटीज करती है और ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है. क्या कंडीशन? एटलीस्ट 67% ऑफ देयर रेवेन्यू शुड बी फ्रॉम एलिजिबल एक्टिविटीज और एटलीस्ट 67% ऑफ देयर expenditure should be on eligible activities or at least 67% of customer base is from eligible activities. फिर eligible activities बहुत सारी है, कोई भी 5 अपने मन में सोचो, यही देखना, नोट्स में मत देखो, कोई भी 5 पॉइंट्स देखो मन में याद आ रहे हैं. भूख लगी होगी ना, हंगर, रिमूविंग हंगर, माल न्यूट्रिशन. इंदुलाल क्या होता है? इंदुलाल नेशनल हेरिटेज. और भाई तूफान, एक इंदुलाल हमारा नेशनल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना है. उसके बाद में और अपने आसपास क्या दिख रहा है आपको? वाइल्ड. और भाई क्या बात है, नीचे उतरते हो आप, देखते हो 11th 12th सब बच्चों को, ठीक है, तो हमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन भी करना होगा, ठीक है. और बोलो, और अपने आसपास क्या दिख रहा है आपको? एजुकेशन. अरे भाई सही, हर प्रकार का एजुकेशन देना है. सैनिटेशन, ये जो यहाँ पे चैलेंज बनाया गया है, एक 5th फ्लोर एक ग्राउंड फ्लोर, ठीक है, तो इसका भी एक सोल्यूशन होना चाहिए. और डिजास्टर मैनेजमेंट, अरे भाई ये भी इंदुलाल को देख के थॉट आ सकता है कभी कभी. और कौन सा पॉइंट करीब है दिल के? वुमेन एम्पावरमेंट, LGBTQ+, और सोनू सूद कि भैया जो माइग्रेंट्स हैं, उनको डिस्प्लेस्ड लोग हैं, उनके लिए कुछ करना है, क्लाइमेट चेंज के लिए कुछ करना है, और कुछ स्लम, अफोर्डेबल हाउसिंग. यस. सो इसको रटने की कोशिश मत करो वरना तो 1 घंटा लग जाएगा. आप इसको पढ़ो और जो आपके क्लोज हैं ऐसे 6-7 पॉइंट याद कर लो, बहुत इजीली हो जाएगा. दिस इज द एंटायर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म. आई एम रिपीटिंग अगेन, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए आप इस वीडियो को, जो 15 मिनट का क्लिप होगा, इसको 4-5 बार देखने वाले हो, तब जाके दिमाग में बैठता है, क्योंकि जटिल है. अब आता है इजी पार्ट वापस. ये वाला सेट हो चुका है, अगले सेट की तरफ आगे बढ़ते हैं. यस, चलो. इस वीडियो में से एग्जाम में हो सकता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, यू नेवर नो. तो एकदम ईमानदारी से देखो, इसका जितना मजा अभी आता है उतना ज्यादा मजा आएगा जब आप उसको एक बार सेल्फ स्टडी करके और वापस देखोगे. आप मुझसे पहले बोल पाओगे इनको, तब आएगा मजा. चलो, यहां तक भी आ गया हमारा. अब हम अगले सेट में उठाते हैं इन चारों को उठाएं क्या? डन. मार्जिन, बुक क्लोजर, रिकॉर्ड डेट, ब्लॉक डील, बल्क डील, स्टॉक मार्केट इंडेक्स. चलो यहीं से पहले बोलते हैं, फिर नोट्स में जाएंगे. मार्जिन में हमने पढ़ा 2 प्रकार के मार्जिन होते हैं, इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस मार्जिन. मार्जिन होता क्या है? मार्जिन को अगर आप क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इट इज एन एडवांस पेड टू द ब्रोकर फॉर द ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज मार्केट. और इसको ब्रोकर के माइंडसेट से देखोगे, इट इज एन क्रेडिट अलाउड, क्रेडिट गिवन टू द क्लाइंट फॉर अ ट्रांजैक्शन ऑन स्टॉक एक्सचेंज. सही है? तो हम तो दोनों के माइंड, हम तो स्टूडेंट के माइंडसेट से लिखते हैं, तो हम दोनों के लिए लिखते हैं कि it is an advance given for a transaction to be entered on stock exchange by the client to the broker, and secondly it is a credit given by the broker to the client for transaction entered on securities market. बेस्ट एकदम. और मार्जिन 2 प्रकार के होते हैं, इनिशियल और मेंटेनेंस. मुझे बताओ कौन सा मार्जिन है जो ट्रांजैक्शन एंटर करने के पहले देना होता है? इनिशियल मार्जिन. कौन सा ट्रांजैक्शन है जो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे डिपेंड करता है? इनिशियल मार्जिन. दूसरा कौन सा मार्जिन है जो क्लोजिंग प्राइस पे डिपेंड करता है? मेंटेनेंस मार्जिन. कौन सा मार्जिन है जो आपको ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन देना होता है? मेंटेनेंस मार्जिन. कौन सा मार्जिन है जो नहीं दिया तो ब्रोकर आपके ट्रांजैक्शन को क्लोज भी कर सकता है, सेल ऑफ भी कर सकता है? मेंटेनेंस मार्जिन. ऐसा, क्योंकि इनिशियल नहीं दिया तो एंटर ही नहीं हो रहा है,
इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन। आते हैं हम लोग आराम से। इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन हमने बहुत मेहनत करके पढ़ा था, ये रहे पॉइंट्स। एडवांस पेड फॉर एनी स्टॉक ट्रांजैक्शन, credit given by broker to client for any stock transaction, easy. Next, two type of margin: initial margin, maintenance margin. Initial margin, percentage of the transaction value. Initial margin is calculated as a percentage of transaction value, whereas maintenance margin is calculated as a percentage of market value of securities calculated on the basis of closing price. Second, both are placed by the client to the broker. देना तो broker को ही है. Third, initial margin has to be paid before the actual purchase के पहले, whereas maintenance margin has to be paid if there is a shortfall in margin provided. हमने जो मार्जिन प्रोवाइड किया उसमें अगर शॉर्टफॉल है, हमने एक ट्रांजैक्शन एंटर किया है, उसमें बाद में शॉर्टफॉल हुआ, हमारा लॉस एक्सपोजर बढ़ता है, तब हमें मेंटेनेंस मार्जिन प्रोवाइड करना है. If maintenance margin is not paid, the broker can sell, liquidate the holding of the client. फिर हम पढ़ते हैं कि ब्रोकर को डिस्क्लोज करना है मार्जिन एंड एक्सपोजर टू द स्टॉक एक्सचेंज by 12 noon of the following day with client's name and detail. मतलब 30th of April है आज, तो आज ब्रोकर ने जितना भी क्लाइंट का मार्जिन रखा है, मार्जिन पे जो जो सिक्योरिटीज दी है, जो भी मार्जिन का स्टेटस है, वो टुमारो 12 नून तक स्टॉक एक्सचेंज को देना है क्लाइंट के नाम के साथ. दैट मोतीलाल ओसवाल स्टॉक एक्सचेंज को बता रहा है दैट शुभम शुक्ला इज द क्लाइंट, उन्होंने 10 लाख का ट्रांजैक्शन एंटर किया और 4 लाख का हमारे पास मार्जिन. तो ये डिटेल्स देने उनको हर दिन के डिटेल नेक्स्ट डे 12 नून तक. लास्ट स्टॉक एक्सचेंज मार्जिन की डिटेल अपने वेबसाइट पे बताता है, नाम वगैरह के साथ नहीं बताता है क्लाइंट के, पर डिटेल बताता है कि अभी इतना मार्जिन ट्रेडिंग चल रहा है. यानी ये है इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन. इसके साथ चिपक के एक टॉपिक आता है जरूरत ज्यादा इजी, बुक क्लोजर एंड रिकॉर्ड डेट. बहुत ही भारी. बुक क्लोजर, रिकॉर्ड डेट. व्हाट इज द रिकॉर्ड डेट? Record date is the date on which if any person is holding the security, he gets all the benefits like dividend, bonus issue, right issue. So to determine the benefit, कि who will get the benefit, the company declares a date known as record date. जो भी व्यक्ति record date के दिन shares को hold करता है, he will get the benefit. What is book closure? Book closure is the time period for which the books are closed for the purpose of determining the entitlement for any bonus issue, right issue. बोनस इश्यू, राइट इश्यू के इंटाइटलमेंट को डिटरमिन करने के लिए हम बुक्स को क्लोज कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? बुक क्लोजर. अब दोनों से रिलेटेड आपको प्रोविजन भी बताने. तो क्लोजर ऑफ बुक्स से रिलेटेड कंपनीज एक्ट कहता है कि बुक्स कैन बी क्लोज मैक्सिमम एट एनी टाइम फॉर 30 डेज एंड मैक्सिमम इन द एंटायर ईयर फॉर 45 डेज. तो कंपनीज एक्ट कहता है कि बुक क्लोजर आप एट एनी टाइम कर सकते हो मैक्सिमम 30 डेज के लिए, एंड राउंड द ईयर आप कर सकते हो मैक्सिमम 45 डेज के लिए इन टोटल. और एलओडीआर रिकॉर्ड डेट के लिए कहता है कि कभी भी अगर आप रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर कर रहे हो तो हमें 7 डेज इन एडवांस का नोटिस देना रिकॉर्ड डेट के पहले. डन हो जाता है. इसके बाद में एक टॉपिक आता है, आय हाय हाय हाय, ब्लॉक डील, बल्क डील. क्या टॉपिक है? इसको थोड़ा सा हौले हौले पढ़ना. पेपर सेटर के फेवरेट क्वेश्चंस में से आता है ब्लॉक डील, बल्क डील. ब्लॉक डील में चेंज भी हुआ है, मैंने बताया आपको. ब्लॉक डील में चेंजेस भी आए हैं. पहले ब्लॉक डील हुआ करता था कि कोई भी ट्रांजैक्शन 10 करोड़ से ज्यादा का किया आपने तो वो ब्लॉक डील है. अब चेंज होके हो गया है कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर आप करो जिसकी वैल्यू 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर नंबर ऑफ शेयर्स दैट यू ट्रेडिंग इज 5 लाख और मोर शेयर्स, 5 लाख या उससे ज्यादा शेयर्स में ट्रेड कर रहे हो, या फिर 5 करोड़ से ज्यादा उसकी वैल्यू हो चुकी है, कोई भी एक लिमिट टच कर दी, तो इसे कहेंगे ब्लॉक डील. ये करने के लिए दिन भर में आपको 2 विंडोज मिलते हैं, एक मॉर्निंग विंडो, एक आफ्टरनून विंडो. मॉर्निंग विंडो स्टार्ट्स फ्रॉम 8:45 to 9 एंड आफ्टरनून विंडो 2:05 to 2:20. ये होता है. जो भी आपने किया, ऑर्डर्स जो भी आप प्लेस करते हो, वो रेफरेंस प्राइस के +1% या -1% के अंदर करने हैं आपको. तो जो भी रेफरेंस प्राइस होगी उसके +1% या -1% के अंदर ही आप ये ट्रेड कर सकते हो ब्लॉक डील विंडो के अंदर भी. एंड लास्टली आता है स्टॉक एक्सचेंज. जितनी भी ब्लॉक डील होती है वो सब डिस्क्लोज करता है अपने वेबसाइट पे डेली बेसिस पे. स्टॉक एक्सचेंज डिस्क्लोजेस ब्लॉक डील आफ्टर मार्केट आवर्स डेली विद डिटेल्स. ब्लॉक डील हम लोगों ने देखी भी, ब्लॉक डील स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे दिख रहे थे. तो ब्लॉक डील के 4 पॉइंट. पहला, कभी भी अगर सिक्योरिटीज का ट्रांजैक्शन वैल्यू 5 करोड़ से ज्यादा हो जाए, या फिर नंबर ऑफ सिक्योरिटीज या बाइंग और सेलिंग 5 लाख से ज्यादा हो जाए, इसे कहते हैं ब्लॉक डील. दूसरा पॉइंट, ब्लॉक डील के लिए सेपरेट ट्रेडिंग विंडोज बनाए हुए हैं. मॉर्निंग स्लॉट इज 8:45 to 9, आफ्टरनून स्लॉट इज 2:05 to 2:20. थर्ड पॉइंट, ब्लॉक डील आप जब भी करते हैं तो आपको ऑर्डर प्लेस करना है +1% या -1% ऑफ द रेफरेंस प्राइस. इफ द रेफरेंस प्राइस इज
100 तो आप वहां पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हो 101 या 99, बस इतना ही है ऐसा। इफ द रेफरेंस प्राइस इज 1 लाख तो आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो 1,01,000 से लेकर 99,000 के बीच में ऐसा। और लास्ट आ जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज में जो भी ब्लॉक डील विंडो मैकेनिज्म में होता है वो सब स्टॉक एक्सचेंज डेली बेसिस पे डिस्क्लोज करता है कि इतनी ब्लॉक डील हुई है। बहुत आसान। इससे कनेक्टेड टॉपिक है बल्क डील। बहुत केयरफुली मैं इसको कंपेयर करके क्यों पढ़ाता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लॉक में बल्क लिख के आ जाओगे तो घोंचू हुए आप, क्योंकि आपने पढ़ाई भी की, पॉइंट्स भी याद रखे, समझा भी अच्छे से, वेबसाइट पे देखा भी से ये ब्लॉक डील होती है, बल्क डील होती है, और एग्जाम में ब्लॉक में बल्क लिख के आ गए। तो बहुत केयरफुल रहना है। बल्क डील, इसको याद रखने के लिए क्या, एक ब्लॉक बनाया उसमें 5 करोड़ लिख दिया, तो ये 5 करोड़ या 5 लाख शेयर वाला जो कंसेप्ट है इसको हम कहते हैं ब्लॉक डील। तो थोड़ा सा ऐसा पिक्चर मेमोरी से थोड़ा सा याद रह जाएगा। अब आता है बल्क डील। बल्क डील व्हेन एवर, जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन करो, व्हेन एनी ट्रांजैक्शन इन अ सिक्योरिटी touches whether buying or selling का 0.5% of the total number of share in that particular company where total quantity bought or sold amounts to 0.5% of the total shares of a listed company। listed company के total shares लिए, total shares का 0.5% अगर आपने एक ही दिन में बाय कर दिया है या सेल कर दिया है उसे कहते हैं बल्क डील। तो अगर आपने किसी भी कंपनी के टोटल शेयर्स का 5.5% बाय या सेल कर दिया एक दिन में उसे कहते हैं बल्क डील। टोटल कंपनी के शेयर से 1 लाख तो उसका 0.5% कितना हुआ, 500 शेयर्स। अगर आपने 500 शेयर्स एक ही दिन में उस कंपनी के खरीद लिए या बेच भी दिए तो उसे कहते हैं बल्क डील। तो बल्क डील बहुत बड़ी भी हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है, ये डिपेंड करता है कंपनी के साइज पे। रिलायंस की अगर बल्क डील करने जाएंगे तो 7-8 हजार करोड़ लग जाएंगे, और वहीं छोटी मोटी कंपनी की बल्क डील 30-40 लाख रुपए में भी हो जाएगी। हमने देखा भी था वेबसाइट पे बल्क डील्स। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, बल्क डील आप करना चाहो तो नॉर्मल ट्रेडिंग विंडो पे भी कर सकते हो, इसका कोई सेपरेट ट्रेडिंग विंडो का फंडा नहीं है, आप नॉर्मल पे भी कर सकते हो। ब्रोकर ने बल्क डील के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है अगर ब्रोकर के क्लाइंट ने बल्क डील की है तो। अगर बल्क डील की है इन अ सिंगल ट्रांजैक्शन के कंपनी के टोटल शेयर्स थे 1 लाख, मैंने एक ही बार में 600 शेयर खरीद लिए, बल्क डील हो गया, तो मुझे इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली। लेकिन अगर कंपनी के टोटल शेयर से 1 लाख 500 शेयर्स पे बल्क डील हो रहा है, मैंने सुबह 9:30 बजे 100 शेयर लिए, 10 बजे 200 शेयर लिए, 11 बजे 300 शेयर लिए, ऐसे कर करके मैंने 0.5% करके टच किया है, तो उस केस में ट्रेडिंग आवर्स कंप्लीट होने के 1 आवर के अंदर डिस्क्लोज कर देना है। अगर ब्लॉक डील हुई है, बल्क डील हुई है इन सिंगल ट्रेड तो इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली, और अगर बल्क डील हुई है थ्रू मल्टीपल ट्रेड तो यू हैव टू इन्फॉर्म विद इन 1 आवर फ्रॉम क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग। एंड दिस इज बल्क डील, ब्लॉक डील। और तूफान एकदम। ये हमारा सेट था, इसमें एक और टॉपिक बचता है, फिर हम चारों का वापस रिवीजन करेंगे। हम हर एक सेट को ऐसे ही कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी। यार तो मेरा फेवरेट है। आप सबको आता है ना वैसे भी कैलकुलेट कैसे करता है? हाँ, बड़ा इंटरव्यू में पूछना चाहिए आपसे। बहुत अच्छा, कैलकुलेट कैसे करते हैं? बहुत ही भारी, बेस्ट है सर। सर हम इसका रिटर्न आंसर दे सकते हैं, वाइवा में नहीं बता पाएंगे। बहुत अच्छा है। व्हाट इज सेंसेक्स, व्हाट इज निफ्टी? सबसे पहले 3 पॉइंट। सेंसेक्स और निफ्टी। निफ्टी इज एन इंडेक्स ऑफ एनएससी। निफ्टी हैज 50 सिक्योरिटीज। वेरी सिंपल। तो निफ्टी के 2 पॉइंट, निफ्टी 50, तो निफ्टी हैज 50 सिक्योरिटीज। निफ्टी इज एन इंडेक्स ऑफ, सॉरी, निफ्टी इज एन इंडेक्स ऑफ एनएससी। सही है। नेक्स्ट इज सेंसेक्स। सेंसेक्स इज एन इंडेक्स ऑफ बीएसई, इट हैज 30 सिक्योरिटीज। तो पहले ये 2 पॉइंट याद रखना। निफ्टी 50, एन से निफ्टी, एन से एनएससी, तो याद रखना इजी हो जाता है। निफ्टी 50, एन से निफ्टी, एन से एनएससी। बचा हुआ सेंसेक्स, फिर तो सेंसेक्स बीएसई एंड 30। अब ये यहां पे ये कहते हैं कैलकुलेट कैसे होता है सेंसेक्स और निफ्टी, तो उनका एक फॉर्मूला है, उसे कहते हैं कैलकुलेटेड बाय फ्री फ्लोट मेथड। सेंसेक्स बोलता है सेंसेक्स इज कैलकुलेटेड बाय फ्री फ्लोट मेथड। निफ्टी कहता है निफ्टी इज कैलकुलेटेड बाय फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड। बात सेम है, नाम अलग अलग रखा है। इट इज कैलकुलेटेड बाय फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड। चलो, तो हमारे लिए एज अ स्टूडेंट तो इसको सेम समझो। इट इज कैलकुलेटेड बाय फ्री फ्लोट मेथड, दिस इज कैलकुलेटेड बाय फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड मेथड। फिर आता है उसका मेथड, स्टेप्स टू कैलकुलेट। तो फॉर स्टूडेंट्स इसको बहुत सिंपल करके मैंने लिखा है, स्टेप्स टू कैलकुलेट सेंसेक्स। फ्री फ्लोट का मतलब ही मैंने आपको बताया था, इसका मतलब है वो शेयर्स जो पब्लिक के पास अवेलेबल होते हैं फ्री ट्रेडिंग के लिए। जैसे कि प्रमोटर के शेयर, उनको हटाओ। क्या मतलब है? वो तो लेके बैठा है ना, बेच थोड़ी देर रोज ना रोज। तो जो शेयर्स प्रमोटर के पास नहीं है, जो पब्लिक के अमंग है, जिनमें ट्रेडिंग होती है एक्टिव, उसको कहते हैं फ्री फ्लोट। छोड़ते हैं, स्टेप्स पे आते हैं। स्टेप्स टू कैलकुलेट सेंसेक्स। स्टेप 1, कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन।
The way to calculate market capitalization is market price per share multiplied by number of share. Step 2, apply free float factor on market capitalization. You will get free float market capitalization. पानी में रसना डालेंगे तो क्या मिलेगा? रसना का पानी. तो अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन पे फ्री फ्लोट फैक्टर लगाओगे तो क्या बनेगा? फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन. बेसिक. और स्टेप 3 का तो मैं फैन ही हो गया, एकदम मस्त. स्टेप 3 कहता है अप्लाई रेशियोज एंड प्रपोर्शंस. जैसे आप लगाओगे रेशियोज और प्रपोर्शंस, ये बन जाएगा सेंसेक्स. तो यू हैव टू अप्लाई रेशियोज एंड प्रपोर्शंस एंड देन यू विल मेक ए गुड सेंसेक्स. बहुत अच्छा, खत्म हो गया टॉपिक. मैंने वही कहा ना, वाइवा में ना पूछ ले बस, पर हमारा वाइवा हो नहीं रहा है ना अभी, रिटन एग्जाम है. तो हाउ टू कैलकुलेट सेंसेक्स मैं बताएगा. स्टेप 1, कैलकुलेट मार्केट कैप. स्टेप 2, मार्केट कैप पे लगाओ फ्री फ्लोट फैक्टर, आपको मिल जाएगा फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन. नाउ अप्लाई सम रेशियोज एंड प्रपोर्शंस, यू विल गेट सेंसेक्स. लिख के दे दिया मॉड्यूल में उन्होंने. फिर आता है निफ्टी कैसे कैलकुलेट करेंगे. वापस आ रहे, मैं बताता हूं. स्टेप कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन. अब उसके ऊपर फ्री फ्लोट फैक्टर लगाना था, इन्होंने नाम चेंज करके बताया मल्टीप्लाई इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर. इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर दो ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन. इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर लगाया तो आपको क्या मिलेगा? वही आपका फ्री फ्लोट मार्केट कैप. सर ये क्या बात हुआ? अगर हमने ये जो बहुत प्यारा सा आपका स्पेशल होम मिक्स है, इसको पानी में डाला तो रसना का पानी कैसे बन रहा है? क्योंकि ये स्पेशल होम मिक्स कुछ नहीं है, रसना ही है. तो ये क्या कह रहे हैं? मल्टीप्लाई करो इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर. इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर को आप मल्टीप्लाई करो मार्केट कैप पे, बनेगा क्या? फ्री फ्लोट मार्केट कैप. तो दोनों के अंदर बना वही है. और लास्ट में इन्होंने कह दिया फर्दर डिवाइड एंड मल्टीप्लाई विथ रेलेवेंट फिगर्स, सो यू विल गेट सेंसेक्स. कुछ नहीं बताया. दिस इज द इजीएस्ट वे दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन इन द मॉड्यूल. अदरवाइज इसको अगर मैं एक अलग तरीके से पढ़ाऊं तो इट विल टेक 1 नाइस 2 आवर्स और समथिंग, जो आपके लिए बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है. तो इसको एकदम ऑर्गेनाइज करके पढ़ाया जाता है. व्हाट इज सेंसेक्स, व्हाट इज निफ्टी, 3+3. पहले 3 पॉइंट आ जाते हैं बेसिक चीज, फिर हाउ टू कैलकुलेट का पॉइंट आ जाता है. तो पहले बेसिक चीज में आ जाएगा. सेंसेक्स में 30 सिक्योरिटीज है. इट इज एन इंडेक्स ऑफ बीएसई. ये कैलकुलेट होता है ऑन फ्री फ्लोट मेथड से. निफ्टी एनएसई का इंडेक्स है, इसमें 50 सिक्योरिटीज हैं. इट इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेट मेथड. सब यही लिख दिया इन्होंने. फिर आता है स्टेप्स टू कैलकुलेट. स्टेप 1 दोनों का सेम, कैलकुलेट मार्केट कैपिटलाइजेशन. स्टेप 2 अप्लाई फ्री फ्लोट फैक्टर, apply investable weight factor, you will get free float market capitalization. Third, use ratios and proportions, you will get Sensex. Divide and multiply by relevant figure, you will get Nifty. कुछ भी. ये है हमारा सेट कंप्लीट हुआ. इस सेट में हमने क्या पढ़ा? मार्जिन पढ़ा. याद करो, इनिशियल मार्जिन, मेंटेनेंस मार्जिन. चलिए मुझे बताओ, कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, इनिशियल मार्जिन. कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ क्लोजिंग प्राइस, मेंटेनेंस मार्जिन. Has to be paid before the actual transaction. Initial margin has to be paid if the loss exposure is increasing. Maintenance margin, the broker can sell off, liquidate the holding of client if not paid. Maintenance margin. Initial हो या maintenance हो, जो भी margin है, वो broker को stock exchange को report करना है daily का by next day का noon 12. Are we understanding? बहुत आसान. फिर पढ़ा book closure and record date. The date which has to be used to determine the eligibility. Who will get bonus share, right share, dividend is record date. And for this purpose, when we close the books, this is termed as book closure. Companies Act कहता है कि साल में कितने दिन के लिए बुक क्लोज कर सकते हैं? इन टोटल 45 एंड एट एनी टाइम 30. एकदम सिंपल. और एलओडीआर रेगुलेशन कहता है कि कभी भी अगर आपको रिकॉर्ड डेट डिक्लेयर करना, कितने दिन का एडवांस नोटिस देना है? 7 days. फिर हम जाते हैं ब्लॉक डील, बल्क डील. चलो ठीक है, मुझे बताओ 5 करोड़ या फिर 5 लाख शेयर्स में डील करते हैं, उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक डील. और किसी भी कंपनी के टोटल शेयर्स के 0.5 शेयर्स को बायर सेल कर दिया, बल्क डील. सेपरेट ट्रेडिंग विंडो किसके लिए? ब्लॉक डील. सुबह 8:45 to 9 एंड आफ्टरनून 2 to 5. वंडरफुल. यहां पे ऐसा कुछ नहीं है, आप नॉर्मल विंडो के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो. और एक चीज बताता हूं, समझेगा क्या आपको? अब बल्क डील मे बी अ ब्लॉक डील और मे नॉट बी अ ब्लॉक डील. किसी कंपनी के 0.5% शेयर्स खरीदे, वो 50 करोड़ के आ रहे हैं, तो ये बल्क डील तो है, साथ में क्या हो गई? ब्लॉक डील भी हो गई. लेकिन किसी कंपनी के 0.5 शेयर्स खरीदे, वो 40 लाख नहीं आ गए, तो ये बल्क डील तो है लेकिन ये ब्लॉक डील नहीं. क्योंकि दोनों एकदम अलग कंसेप्ट है. कुछ केसेस में ओवरलैप भी कर सकते हैं ना.
उसके बाद में हम लोगों ने एंड में पढ़ा था डिस्क्लोजर को लेके। ब्लॉक डील हम वैसे भी सेपरेट ट्रेडिंग विंडो में लेते हैं, तो ब्लॉक डील तो क्या है कि वो ऑटोमेटिकली स्टॉक एक्सचेंज को पता चल गई है, स्टॉक एक्सचेंज अपने वेबसाइट में डिस्क्लोज कर देता है डेली बेसिस पे आफ्टर द मार्केट आवर्स। लेकिन बल्क डील ब्रोकर को बतानी पड़ती है। अगर सिंगल ट्रांजैक्शन हमने बल्क डील कर ली तो इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली ब्रोकर को, स्टॉक एक्सचेंज को। लेकिन अगर हमने किया मल्टीपल ट्रांजैक्शन से, तो जैसी मार्केट क्लोज हुआ उसके विदिन 1 आवर इन्फॉर्म कर देना है ब्रोकर को टू स्टॉक एक्सचेंज। उसके बाद हमने पढ़ा स्टॉक मार्केट इंडेक्स, सेंसेक्स और निफ्टी। मुझे बताओ कि 50 सिक्योरिटीज कौन से इंडेक्स में है? निफ्टी। बताओ एनएससी का कौन सा इंडेक्स है? निफ्टी। तो बचा हुआ क्या हुआ? सेंसेक्स 30 बीएससी। हाउ टू कैलकुलेट? आगे पढ़ना ही मत, क्या कैलकुलेट करने, आधा आंसर शुरू कर देना। स्टेप 1 कैलकुलेट मार्केट कैप। स्टेप 2 अब देखो क्या है, सेंसेक्स है निफ्टी है, तो सेंसेक्स है तो फ्री फ्लोट फैक्टर लगाओ, अदरवाइज क्या निफ्टी है क्या तो फिर इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर लगाओ। अरे इन दोनों में वही फर्क है। आप किसी बढ़िया दुकान पे जाओ, लाइक जहां पे प्रोडक्ट पे, मैं बताऊं किस प्रकार की दुकान पे जाओ, आप एक क्लॉथ टेक्सटाइल ऐसे शॉप पे जाओ, कप मतलब रेडीमेड गारमेंट नहीं, जहां कपड़ा मिल रहा है, आपको एक कपड़ा दिखाया, आपने कहा नहीं भैया कुछ और बढ़िया महंगा दिखाओ, वो अंदर जाएगा, उसी कपड़े को घुमाएगा, साफ करेगा और लेकर आएगा, भैया ये है ना, अब ये आपको पसंद आ जाएगा, हाय हाय हाय, 2 लाइट और ऑन करने के बाद में, और उसके लिए आप डबल प्राइस देने को रेडी हो जाओगे। अरे ये वही है, फ्री फ्लोट फैक्टर और इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर, आइटम वही है, वही रिश्ता वही, सोच नहीं, एकदम तूफान कंसेप्ट है। थर्ड स्टेप फिर ये कह रहे थे कि जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया फ्री फ्लोट फैक्टर या फिर इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर, आपको मिल गया है फ्री फ्लोट मार्केट कैप, अब आप इसके ऊपर रेशियोज एंड प्रोपोर्शन लगा दो या इसको डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट सेंसेक्स और निफ्टी। अरे बेस्ट है, एग्जाम में आना चाहिए, आपको 5 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपको आता कुछ नहीं है, बेस्ट एकदम। और दिस लीड्स अस, ये नहीं मैं आपकी बेइज्जती नहीं कर रहा हूं, ये कुछ टॉपिक्स है मॉड्यूल में, ऐसे घबराने का नहीं है, आ जाओ। दिस लीड्स अस टू आवर सेकंड लास्ट स्लॉट। ये सेकंड लास्ट स्लॉट है, उसके बाद में एक ही स्लॉट आएगा, हमें फेड वेट को सेपरेटली पढ़ेंगे। अब सेकंड लास्ट स्लॉट ऐसा ही है, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। आय हाय 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 हाय, ये बताते हैं प्रीरिक्विजिट क्या है। सुनो, पहले क्या करना है, पहले तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, फिर डीमैट अकाउंट होना चाहिए, फिर ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, तो आप आ सकते हो ट्रेड करने के लिए, बहुत अच्छा सिखाया। फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एसपीडीपी, फिर मार्केट सर्विलेंस, कुछ होगा प्री, जिसमें आप बचाना चाहते हो प्रिवेंटिव, कुछ होगा बाद में पोस्ट ट्रेड। फिर हम लोग रिस्क मैनेजमेंट सेकेंडरी मार्केट, रिस्क बहुत है भाई, उसको मैनेज करके चलो, और बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे दे देंगे, मार्जिन के भर के पॉइंट्स दे देंगे। याद आ रहा है क्या कुछ? बस इसको पढ़ते हैं और फिर लास्ट पॉइंट की तरफ चले जाएंगे। अगेन आई एम रिपीटिंग, इस चैप्टर से एग्जाम में हो सकता है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 10 मार्क्स की क्वेश्चन आ जाए। भाई कितने फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं, ईमानदारी से पढ़ना, अच्छे समरीज को ड्रॉ करके रखना, एंड यू विल गेट आउटस्टैंडिंग मार्क्स। चलो, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मैं पढ़ाएगा, कोई खुद से मत पढ़ना, इधर आओ। एक ऑनलाइन यहां तक आया हो तो यहां फास्ट फॉरवर्ड मत करना, मैं पढ़ाऊंगा बेसिक्स, ये सही है ना? आ जाओ, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत की कमाई है। यहां आते हैं, ये आपको 2 टॉपिक पढ़ाते हैं यहाँ पे, प्रीरिक्विजिट्स फॉर सिक्योरिटीज मार्केट, कि कभी भी शेयर मार्केट में आना है तो 3 चीजें लेकर आना। क्या? बैंक अकाउंट लेकर आना, फिर डिपॉजिटरी से डीमैट अकाउंट ओपन करवा के आना, फिर एक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग अकाउंट करा के आना। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ही होते हैं वैसे, तो ये तीनों चीजें कर ली तो आप ट्रेड कर सकते हो, दिमाग हो ना हो। फिर ये बताते हैं कि कुछ प्रकार की रिस्क होती है, हमने म्यूचुअल फंड के अंदर भी टाइप ऑफ रिस्क पढ़ा है, यहां भी पढ़ा है। क्वेश्चन पढ़ के अच्छे से आंसर को लिखना है, पार्ट बी में पूछा जाएगा तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन में म्यूचुअल फंड का रेफरेंस भी हो सकता है, और पार्ट ए में पूछा जाएगा तो जनरल सिक्योरिटीज मार्केट के रिस्क पूछेंगे, तो केयरफुली समझना है। की रिस्क इन इन्वेस्टिंग, मार्केट रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क, कहीं भी इन्वेस्ट करोगे ये रिस्क तो है ही है, गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है बहुत सारी चीजें। अनसिस्टमैटिक रिस्क, जो सिर्फ आपके कंपनी का रिस्क है, वो अनसिस्टमैटिक रिस्क। इन्फ्लेशन रिस्क, अगर स्टॉक मार्केट का रिटर्न इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया, इन्फ्लेशन ज्यादा हो चुका है, तो वो हो जाएगा इन्फ्लेशन रिस्क, वैगनर का एग्जांपल। नेक्स्ट इज लिक्विडिटी रिस्क, आपने आज मार्केट में शेयर्स खरीद तो लिए, लेकिन जब आपको पैसों की जरूरत आई तब आप बेच ही नहीं पा रहे हो, लिक्विडिटी रिस्क। बिजनेस रिस्क, कि यार कंपनी का बिजनेस की बच गई, कि यार आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया तो कंपनी का बिजनेस ही अब सर्वाइव नहीं कर पा रहा है, बिजनेस रिस्क। वेरी क्लोज टू अनसिस्टमैटिक रिस्क। वोलैटिलिटी रिस्क, कि आपने कितना भी अच्छे से कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, कंपनीज आर ऑलवेज वॉलेटाइल। अरे रिलायंस का शेयर देख लो, रिलायंस तो कितना स्टेबल कंपनी है, पर रिलायंस का शेयर पिछले 3 महीने के अंदर आप देखोगे कि इतना वॉलेटाइल हुआ है कि यहां पे वो 1200 के आसपास से लेके अभी 1400 के आसपास आ चुका है, विच इज ह्यूज फॉर अ कंपनी लाइक रिलायंस। तो कितनी भी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो, वोलैटिलिटी तो रहेगा। सर ये रिस्क क्यों है? क्योंकि आपका दिल इसको सहन नहीं कर पाएगा शायद। क्या आपने अगर अपनी मेहनत के 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए और आपको वो 40 लाख रुपए दिख रहे हैं, तो आपके लेफ्ट हैंड साइड दुखेगा ऐसा,
तो एक रिस्क होता है वोलेटाइल रिस्क कि आप कितना भी अच्छे से सोच समझ के इन्वेस्ट कर लो, मार्केट में वोलेटिलिटी रिस्क ना, अरे रिलायंस इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी है, उसमें ये रिस्क है, तो छोटा मोटा कंपनी तो भाई गायब ही हो जाता है कभी कभी। तो यहाँ पे उसके बाद में करेंसी रिस्क, कि अगर आप इंडिया के बाहर इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये भी एक रिस्क है कि करेंसी का रेट चेंज हो गया और उसका भी एक इंपैक्ट आएगा आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ऑल ऑफ दीज रिस्क्स आर सिक्योरिटीज मार्केट रिस्क। पहले दो बेस्ट हैं, वो हाथ पकड़ के चलते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। ये कैसे भूलोगे भाई, सिस्टमैटिक के साथ में अनसिस्टमैटिक। फिर आ जाता है इन्फ्लेशन रिस्क, ये तो वहां भी था, लिक्विडिटी रिस्क ये वहां भी था, वोलेटिलिटी रिस्क ये वहां पे भी था। तो ये तीन रिस्क तो भूलने का आपको हक ही नहीं है। ये तीनों रिस्क म्यूचुअल फंड के चैप्टर में भी थे, इन्फ्लेशन रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क एंड वोलेटिलिटी रिस्क। तो प्रैक्टिकली आपको दो ही तो पढ़ना है, करेंसी रिस्क और बिजनेस रिस्क। 2 + 3 + 2, सिस्टमैटिक रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क। फिर तीन जो पहले से पढ़े हुए म्यूचुअल फंड के चैप्टर में, इन्फ्लेशन रिस्क, वोलेटिलिटी रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क। और फिर यहां पे दो पढ़े नए, करेंसी रिस्क और बिजनेस रिस्क। काफी आसान। और इसके बाद में बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट। ये पहला टॉपिक होता है आपका बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर आता है आय हाय 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 एसपीडीपी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होता है, इसको अच्छे से पढ़ना है। कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अगर चाहे, स्टॉक एक्सचेंज में विद द अप्रूवल ऑफ सेबी, एनी स्टॉक एक्सचेंज इफ इट वांट्स, स्टॉक एक्सचेंज में विद द अप्रूवल ऑफ सेबी, सेबी से पूछने के बाद में अपना स्टॉक एक्सचेंज का जो क्लियरिंग हाउस का ड्यूटीज है वो किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर सकता है, नेम्ड एज क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। आई रिपीट अगेन, एनी स्टॉक एक्सचेंज में विद द अप्रूवल ऑफ सेबी ट्रांसफर इट्स ड्यूटीज ऑफ क्लियरिंग हाउस टू अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। एनी स्टॉक एक्सचेंज में with the approval of SEBI transfer its duties of clearing corporation to a clearing, transfer duties of clearing house to a clearing corporation। तो clearing corporation बन जाता है एक ऐसा कंपनी which is created under Companies Act for the purpose of, objective क्या है, SPDP, periodic settlement, SP settlement periodically of the securities or the any adjustment that you're doing and payment and delivery of securities। तो SPDP, SP periodical settlement, settlement periodically and delivery payment of security। यहां पे आ जाता है बहुत अच्छे से, recognized stock exchange may with the prior approval of SEBI transfer duties of clearing house to a clearing corporation। Clearing corporation gets a company under Companies Act for the purpose of periodic settlement, SPDP। तो SP settlement periodically of contract and differences and delivery and payment for securities, SP settlement periodically, DP delivery and payment। और साथ में एंसिलरी ड्यूटीज, ये सब जो करता है वो है हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन किस किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। नाम मेरा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, मैं क्लियरिंग ही करूंगा, साथ में मैं इस चीज में कॉन्फिडेंस लाऊंगा, फॉर इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस इन क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। शॉर्ट करना है सेटलमेंट साइकिल को, कंसिस्टेंट करना है सेटलमेंट साइकिल को। T+2 ला चुके भाई, T+1 आ जाएगा, T एक दिन पहले ट्रांसफर कर देंगे आपके सोचने के पहले एक दिन। उसके बाद में काउंटर पार्टी रिस्क गारंटी को खत्म कर देते हैं कि भैया आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टॉक मार्केट में आपने शेयर्स खरीदे और सामने वाला डिफॉल्ट करके कि नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होता है। ट्रांजैक्शन हुआ है तो वो देगा ही देगा शेयर्स। एंड लास्ट केस, यू हैव टू ऑपरेट इन अ टाइट रिस्क कंटेनमेंट सिस्टम जहां पे रिस्क का रेशियो 0 रहे, आपको डिफॉल्ट रिस्क 0 रहे। ये हुआ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। इसके बाद में आता है हमारा फेवरेट, मार्केट सर्विलेंस। क्या होता है मार्केट सर्विलेंस, मार्केट अब्यूज ना हो, मार्केट में कुछ भी गलत ना हो, उसके लिए हम लोग करते हैं मार्केट सर्विलेंस। सेबी की जिम्मेदारी है वैसे मार्केट सर्विलेंस करेगी, बट सेबी बहुत स्मार्ट है। सेबी ने काम किसको दे दिया, स्टॉक एक्सचेंज। उसने कहा मैं साथ में मैं ध्यान रखूंगा तेरा, तू कर। और स्टॉक एक्सचेंज इससे एक इंटरमीडियरी की जगह अब बन चुके हैं एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन। स्टॉक एक्सचेंज यूज्ड टू बी एन इंटरमीडियरी ना, लाइक मर्चेंट बैंकर वगैरह, पर अब स्टॉक एक्सचेंज बन चुके हैं एक सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज लाइक अ क्लास मॉनिटर। तो टीचर बाहर गई, सेबी ने पूरा, अरे तू है, तू मचा, तेरा जो मन है वो कर। तो स्टॉक एक्सचेंज अब बाकी सबको रेगुलेट करता है, लिस्टेड कंपनी को, सारी इंटरमीडिएट्स को मैं बोल रहा हूं वो करो, बिकॉज सेबी ने इसको ऑथराइज किया। हर देश में ऐसा ही है, हर कंट्री में सेबी और स्टॉक एक्सचेंज मिलकर मार्केट को रेगुलेट करते हैं। इंडिया में मार्केट रेगुलेशन प्रैक्टिकली पूरा दे दिया है स्टॉक एक्सचेंज के हाथ में। स्टॉक एक्सचेंज पूरा का पूरा ध्यान रखता है और सेबी सिर्फ ओवरसाइट रखता है, ध्यान देता है कि स्टॉक एक्सचेंज अच्छे से काम कर रहा है या नहीं। बेसिक क्लियर है, मॉड्यूल ने लिख के दिया है। उसके बाद में आ जाता है मेजर्स। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर मार्केट सर्विलेंस के कितने मेजर्स हैं, कुछ होते हैं प्रिवेंटिव और कुछ होते हैं पोस्ट ट्रेड। अब पोस्ट ट्रेड के तीनों याद रखने पड़ेंगे, पेट, PET, मतलब तीनों का सेम है। पहला आ जाता है पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल, कि स्टॉक एक्सचेंज ने बहुत सारे AI यूज करके, टेक्नोलॉजी यूज करके, सॉफ्टवेयर यूज करके
पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करते हैं। अगर उनको कोई भी पैटर्न में फिशीनेस दिखती है, रॉन्गनेस दिखता है, तो वहां पे फिर वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल। दूसरा, एंड ऑफ डे अलर्ट। उन्होंने बहुत सारे एंड ऑफ डे अलर्ट बना रखे हैं कि इस प्रकार के स्पेसिफिक अलर्ट्स हैं कि अगर इनमें से कुछ भी चीज हुई, ट्रिगर हुई, तो वो अलर्ट रिकॉग्निशन आ जाता है। एंड लास्ट इज ट्रांजैक्शन अलर्ट फॉर मेंबर्स। उन्होंने बहुत सारे अलर्ट्स बना रखे हैं। कितने हेड में बनाए? 14 हेड्स। 14 हेड्स में उन्होंने अलर्ट बना रखे हैं अलग अलग टाइप के। तो अगर आपके क्लाइंट ने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो उसके ब्रोकर को अलर्ट आता है, अरे आपके क्लाइंट ने ये सब कर लिया। तो ये 3 पोस्ट ट्रेड सर्विलेंस मेजर के हो तो जाएगा कांड, पर फिर आप देख सकते हो कांड हो गया क्या ऐसा। तो ये 3 है पेट, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल, एंड ऑफ डे अलर्ट एंड ट्रांजैक्शन अलर्ट फॉर मेंबर्स, पेट। और फिर आता है प्रिवेंटिव सर्विलेंस। अरे आप भर भर के पॉइंट है यहां पे। किल स्विच। अगर मेंबर सारे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर को क्लोज करना चाहता है, ही विल क्लिक ऑन किल स्विच। उसके बाद में अगर कभी भी ब्रोकर है वो अपने सारे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स को कैंसिल करना चाहता, ब्रोकर नहीं, मेंबर, इन्वेस्टर, क्लाइंट, मैं अपने सारे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर को कैंसिल करना चाहता हूं, लॉग आउट। लॉग आउट पे क्लिक करते ही, किल नहीं करके, क्लिक करते ही सारे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर हो जाएंगे कैंसिल। इंडेक्स सर्किट फिल्टर। सर्किट दिखाया था आपको। कभी भी मार्केट में अगर ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है, इसको 3 कैटेगरी में देते हैं, 10%, 15% एंड 20%। 3 कैटेगरीज है इंडिया में। अगर मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी होती है तो इंडेक्स को वो ब्रेक कर देते हैं। सर्किट ब्रेक हो गया मतलब उस दिन फिर ट्रांजैक्शंस बंद, उस दिन के लिए ट्रेडिंग बंद हो जाएगी, ऐसा। उसके बाद में आता है ऑन बोर्डिंग का जो भी आपका मैकेनिज्म है ट्रेडिंग मेंबर का, उसको ज्यादा स्ट्रिक्ट करो। कैपिटल एडिक्वेसी चेक को स्ट्रिक्ट करो फॉर ट्रेडिंग मेंबर्स, एंड बहुत सारे अदर पॉइंट्स भी हम लोगों ने पढ़े। फटाफट से अगर नजर घुमाते हैं, स्ट्रिंजेंट स्ट्रिक्ट करो ऑन बोर्डिंग नॉर्म्स फॉर ट्रेडिंग मेंबर, इंडेक्स सर्टिक फिल्टर, ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज, कि जब भी एक इन्वेस्टर ट्रेड करता है तो उसका एक रेंज दे रखा है कि उस रेंज के बाहर अगर उसने कुछ फीड भी कर दिया तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऑर्डर वैल्यू लिमिटेशन, सेम ऑर्डर वैल्यू में भी एक रेंज दे रखी है, उसके बाहर आप जाके ट्रेड नहीं कर सकते। कैंसिल ऑन लॉगआउट, जैसे ही एक इन्वेस्टर लॉग आउट करेगा उसके सारे आउटस्टैंडिंग ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर सकते हो। किल स्विच, एक ट्रेडिंग मेंबर क्लिक करेगा और उसके सारे आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स कैंसिल हो जाएंगे। रिस्क रिडक्शन मोड, एक मोड है जिसको आपने ऑन कर दिया तो ओवरऑल सारे ट्रांजैक्शंस पे डबल चेक होगा। उसके बाद में कंपलसरी क्लोज आउट, कि सिंपल है कि आपको पूरे डिटेल्स देने होते हैं मार्जिन्स के, ताकि आप लोग कम से कम यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी हो, कम से कम इललिजिट एक्टिविटी हो। कैपिटल एडिक्वेसी चेक, कि सारे के सारे मेंबर्स ब्रोकर की कैपिटल जो है वो एडिक्वेट होनी चाहिए, पहले से चेक करो। व्हाट यू हैव टू डू, इस प्रकार से यू हैव टू मेक श्योर कि प्रिवेंटिव में यू आर एबल टू रिमेंबर अ फ्यू 5-6 गुड पॉइंट्स। पोस्ट ट्रेड में यू हैव टू रिमेंबर ऑल द 3, पेट, पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल, एंड ऑफ डे अलर्ट एंड ट्रांजैक्शन अलर्ट्स फॉर मेंबर। पॉइंट तीनों में भी सेम ही है। ये आता है, एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेट, रिस्क मैनेजमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट। सेकेंडरी मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट में बहुत रिस्क है। क्यों रिस्क है? क्योंकि हमने डेवलपमेंट इतना किया है। कोई भी एरिया में अगर आप बहुत डेवलपमेंट करोगे तो रिस्क भी आएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था उस दिन रेगुलर लेक्चर्स के दौरान कि हमारे यहाँ यूपीआई इतना सुपर फास्ट ग्रो कर रहा है, इसलिए ही तो साइबर स्कैम भी बहुत हो रहे हैं। बस ओटीपी दे दो और पैसे गायब हो जाएंगे इन 10 मिनट्स और वापस भी नहीं आएंगे। ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी ग्रो हो गई है कि इन मिनट्स ट्रांसफर होता है। पहले होता था कि आप बेनिफिशियरी ऐड करो, फिर 24 आवर्स के बाद में पैसा ट्रांसफर होगा। अब 24 आवर में तो आपका दिमाग चलेगा ना कि मैं इसको क्यों पैसा दे रहा हूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो इतने फ्रॉड हो रहे हैं, ये फ्रॉड हो ही इसलिए पा रहे हैं। अरे आज की तारीख में तो पीक पे है, आप किसी को भी फोन करो तो आपको पहले 10 सेकंड का वो सुनना पड़ता है ना कि साइबर फ्रॉड के लिए आप ध्यान रखो। गवर्नमेंट क्यों कर रहा है? बिकॉज भाई बहुत ही फ्रॉड हो रहे हैं। अरे जनता मान ही नहीं रही है। वीडियो कॉल पे पुलिस वाले आके बैठ रहे हैं कि भैया आपका डिजिटल अरेस्ट हो गया, आप मुझे 50,000 रुपए अभी के भी देने पड़ेंगे आपको। अरे ये सब क्या? तो लोग बेवकूफ बन रहे हैं, लिमिटलेस। इसके लिए गवर्नमेंट हैज टेकन दैट एक्शन। तो ये क्यों हो पा रहा है? बिकॉज यूपीआई ट्रांसफर इतना इजी कर दिया है। अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी इजी होती नहीं, आपको बैंक में जाके रिसीट भर के पैसे जमा कराने पड़ते, तो ये फ्रॉड हो पाते क्या? नहीं। तो जब भी डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी आएगी, साथ में रिस्क भी आएगा। इनका यही कहना है कि सिक्योरिटीज मार्केट में इतना फास्ट हमने ग्रो किया है तो हमें साथ में लिमिट भी रखनी पड़ेगी, थोड़ा रिस्क को भी मैनेज करना है। तो ये पूरा फोकस करते हैं मार्जिन के ऊपर कि हम जो सिक्योरिटीज मार्केट में मार्जिन ट्रेडिंग होती है दैट इज वेरी रिस्की। बाकी तो रिस्क नहीं है इतना। क्यों रिस्क नहीं है? क्योंकि मैं अगर आज 10 लाख रुपए देकर 10 लाख के शेयर खरीद रहा हूं तो रिस्क तो कम ही है ना। पर रिस्क तब जब मेरे को ब्रोकर अलाउ कर देता है कि मैं 2 लाख रुपए देके 10 लाख के शेयर खरीद सकता हूं। यहां पर रिस्क है डिफॉल्ट वगैरह का। तो ज्यादातर रिस्क मार्जिन के केस में सेबी मुझे लगता है अगले 5 साल में शायद मार्जिन ट्रेडिंग ही बंद कर दे। सेबी ने ऑलरेडी बहुत कम कर दिया है। तो ये बताते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए पहले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, ट्रांसपेरेंसी आई है, एफिशिएंसी, इनहैंस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है,
सिस्टम ऑफ मार्जिन हमने बना रखा है, एक्सपोजर के लिमिट बता रखे हैं, इंप्रूव कर दिया हमने क्लियरिंग और सेटलमेंट को। T+1 पे आ चुके हैं लोग, आज ट्रेडिंग करो कल शेयर मिल जाएंगे। इंट्राडे ट्रेडिंग, ग्रॉस एक्सपोजर लिमिट ब्रोकर, हमने लिमिट लगा रखा है कि आप कितना लिमिट के अंदर क्लाइंट से ट्रेडिंग करवा सकते हो। हमने अभी इनिशियल और मेंटेनेंस मार्जिन में भी ये पॉइंट पढ़ा था कि डेली बेसिस पे ब्रोकर को स्टॉक एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि कल दिन भर में मैंने इतना मार्जिन दिया है लोगों को, आज जो भी मार्जिन दिया वो अगले दिन के 12 नून तक बताना है ना, तो डेली उसको लास्ट डे एंड का मार्जिन का डेटा भी देना है। और स्टॉक एक्सचेंज को एनकरेज किया है कि वो सेल्फ रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन बन जाए। सेबी ने अपना पूरा काम स्टॉक एक्सचेंज पे लाद दिया है कि तुम ही ध्यान रखो और तुम बहुत अच्छे हो। ऑटोमेटिक स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग हो रही है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो गया है, टाइम कम हो गया है। ये सब होने के कारण वी हैव टू मेक श्योर कि जो रिस्क्स हैं वो बहुत हैं, तो उन रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या क्या किया है। हमने कुछ ऐसे पढ़े थे कि आधे से ज्यादा पॉइंट्स तो मार्जिन रिलेटेड है, कि हमने मेजर रिस्क मार्जिन ट्रेडिंग में, तो हमने क्या किया है, सिक्योरिटीज को डिवाइड कर दिया है 3 कैटेगरी में ताकि हम रिस्क को भी प्रॉपर्ली मैनेज कर पाए। दूसरा, मार्जिन लोगों से लिया जाता है अब वैल्यू एट रिस्क मार्जिन, VAR मार्जिन भी कहते हैं इसको, वैल्यू एट रिस्क। जितना आपका एक्सपोजर बढ़ेगा उतना ज्यादा मार्जिन ले लेते हैं। नेक्स्ट, कितने समय में आपको मार्जिन लाना है ये भी सभी बता देता है। मार्जिन इज ऑलवेज मार्क टू मार्केट, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार मार्जिन ले लिया, बार बार मेंटेनेंस मार्जिन भी लिया जा सकता है। मार्क टू मार्केट, मार्केट प्राइस चेंज हुआ मार्जिन और भी मांग सकते हैं। मार्जिन इज कलेक्टेड अपफ्रंट, द इनिशियल मार्जिन, अगर बाद में जरूरत पड़ी तो वी कैन इवन आस्क फॉर एडिशनल मार्जिन। एंड इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स को भी T+1 बेसिस पे मार्जिन लाना होता है। ये सब है मार्जिन को ध्यान में रखते हुए हमने क्या क्या रिस्क मैनेजमेंट के मेजर्स लिए। मार्जिन के अलावा क्या लिए, इंट्राडे और ग्रॉस एक्सपोजर की भी लिमिट दे रखी है। सेबी रियल टाइम फुल CCTV पे सेबी बैठ के देख रहा है कि ट्रेडिंग कैसे चल रही है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है। सर्किट ब्रेकर की लिमिट मैंने आपको बताया, कल मैंने आपको 2-3 शेयर भी बताया था इसमें सर्किट ब्रेक हुआ, तो शेयर्स में इवन 5% का लिमिट भी होता है कि एक दिन में अगर 5% भी मूव हो गया तो भी सर्किट ब्रेक हो जाता है, और ये बहुत जरूरी है। यस बैंक जब गिरा था उसकी पीक 350 की तो मैंने देखी है, क्लास में दिखाई है यस बैंक 350 का शेयर, फिर वो 300 पे बहुत समय तक सर्वाइव किया, फिर जब वो 250 के अराउंड गिरने बैठा, जब वो गिरा 250 से गिरना शुरू हुआ और वो गिरते 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 10 रुपए तक आ गया। बीच में रुका थोड़े दिन, फिर गिरा, ऐसे 10 रुपए तक आया। अगर सर्किट ब्रेक नहीं होते तो वो 2 दिन में आ जाता 10 रुपए, क्योंकि अरे जनता तो बेचे जा रही है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये आने में उसको 1.5 महीना लगा, क्योंकि डेली का सर्किट ब्रेक हो जाता था उसको। जैसे ही मार्केट खुलता था सब बेचने के लिए आते थे, तो वो एक दिन में जैसे ही शेयर 5% गिरा, सर्किट ब्रेक। तो मान लीजिए 250 का शेयर है, उसका 5% लगा दिया, वो आ गया 230 रुपीज पे। जैसे 230 आया ब्रेक, अब उससे मार्केट में ट्रेडिंग 230 पे क्लोज हुआ। अगले दिन शेयर खुलेगा 230 पे, 230 पे खुला, सब बेचने आए, वापस 20 रुपए गिरा, 210 मार्केट क्लोज, 195 मार्केट क्लोज। ऐसे गिरते 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 वो आया था 11 रुपए पे। भगवान, तो ये 1.5 महीना लग गया था उनको इस प्रोसेस में। बीच में टिका भी सही, अरे वो छोड़ो, बीच में 1-2 दिन उस पर अपर सर्किट में लिख जाता था। एक अच्छी न्यूज आती थी और लोगों का लगता था खरीदो, और लोग खरीदने भी आते, तो अजीब अजीब से ट्रेडिंग होती थी यस बैंक के अंदर। वो दैट फेज वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी ऑड। एंड एवरेजिंग का कंसेप्ट सुना होगा ना, कि मान लीजिए किसी ने शेयर 300 में ले रखा है, तो जब वही शेयर 100 में मिलता है तो वो क्या सोचता है, ले लेता हूं तो मेरा एवरेज प्राइस 300 की जगह 200 हो जाए। तो लोग एवरेजिंग 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 करते करते अपने भाई कपड़े बिक गए लोगों के, बिकॉज प्राइस रुका कहां और बहुत गंदी हालत में गया था। यहां तक कि यस बैंक अपना FPO लेकर आया था 14 रुपए पे, तो बहुत गिर चुका था। फिर बैंक को और अपना ग्रोथ के लिए 14 रुपीज में उसको करना था अपना FPO। माय गुडनेस, तूफान। तो ऐसा मार्केट में रिस्क रहता है, इसलिए सर्किट ब्रेक की लिमिट दी है, ताकि ऐसा नहीं हो कि कोई किसी कंपनी के बारे में उल्टी सीधी न्यूज आए, रूमर आए और मार्केट एक दिन में खत्म हो जाए। नहीं, सर्किट ब्रेक कर देंगे, लोगों को समय देते हैं कि भैया आप रूमर वेरिफिकेशन कर दो, और आपका अगर लिमिट ज्यादा ब्रीच होता है तो आपका ऑटोमेटिक डीएक्टिवेशन ऑफ ट्रेडिंग टर्मिनल भी हो जाता है। दीज आर रिस्क मैनेजमेंट इन सेकेंडरी मार्केट। हम इस स्लॉट में क्या क्या पढ़े, हाँ, बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जब भी करेंगे बहुत सारे प्रकार की रिस्क आएगी। मुझे रिस्क बताओ, पहली सिस्टमैटिक, उसके साथ में अनसिस्टमैटिक। जो म्यूचुअल फंड में 3 रिस्क पढ़ चुके हैं, इन्फ्लेशन रिस्क, वोलैटिलिटी रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, और यहां पे 2 नए पढ़े, बिजनेस रिस्क एंड करेंसी रिस्क। सिंपल है। उसके बाद में 3 प्रीरिक्विजिट है, ये तो चाहिए ही चाहिए, बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, कुछ भी। उसके बाद में आया हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन।
क्लियरिंग कॉर्पोरेशन में हमने पढ़ा कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज अगर चाहे, स्टॉक एक्सचेंज में विद द अप्रूवल ऑफ सेबी कैन डेलीगेट द ड्यूटीज ऑफ क्लियरिंग हाउस टू अ सेपरेट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. व्हाट इज अ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इज अ कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट जिसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है एसपीडीपी. एसपीडीपी बोले तो ए, पीरियोडिक सेटलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड डिफरेंसेस, बी, डिलीवरी एंड पेमेंट फॉर सिक्योरिटीज एंड एंसिलरी एक्टिविटीज. डन. फिर बताते हैं उसके आने से क्या हुआ. उसके आने से क्लियरिंग एंड सेटलमेंट हुआ, लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ा, टाइम पीरियड रिड्यूस हुआ, रिस्क एकदम कम हो गया और मार्केट में एक स्टेबिलिटी बनी रही. उसके बाद में हमने पढ़ा मार्केट सर्वेलेंस. मार्केट अब्यूज ना हो इसके लिए मार्केट सर्वेलेंस आया. सेबी और स्टॉक एक्सचेंज की जिम्मेदारी होती है जनरली ये करने की. इंडिया के अंदर स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी जिम्मेदारी डेलीगेट कर दी गई है और सेबी सिर्फ ओवरसाइट करता है. फिर उन्होंने पढ़ा कि कुछ होते हैं प्रिवेंटिव सर्वेलेंस, कुछ होते हैं पोस्ट ट्रेड. मन में पोस्ट ट्रेड के तीनों पॉइंट मन में बोलो. पैटर्न रिकॉग्निशन मॉडल, एंड ऑफ डे अलर्ट एंड ट्रांजैक्शन अलर्ट फॉर मेंबर्स. अब मन में कोई भी 5 पॉइंट प्रिवेंटिव के सोचो. किल स्विच, लॉग आउट, ट्रेड एग्जीक्यूशन रेंज, सर्किट इंडेक्स फिल्टर, और बोलो स्ट्रिक्ट स्ट्रिंजेंट ऑनबोर्डिंग, कैपिटल एडिक्वेसी नॉर्म्स अच्छे से चेक करेंगे. बहुत इजीली आप इन पॉइंट्स को बना सकते हो. उसके बाद में उन्होंने बड़ा रिस्क मैनेजमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट. मार्केट इतना अच्छे से डेवलप हो रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट तो करना ही पड़ेगा. फिर उन्होंने कुछ रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स बताए मार्जिन से रिलेटेड. वही मुझे बता दो कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया कंपनीज को. 3 कैटेगरीज में कंपनी को डिवाइड कर दिया मार्जिन के लिए. मार्जिन इनिशियल भी लिया जाता है एंड एडिशनल भी लिया जाता है इफ रिक्वायर्ड. वैल्यू एट रिस्क बेसिस पे मार्जिन लिया जाता है. मार्जिन कितने टाइम में लिया जाएगा भी सभी में बताया है. और इंस्टीट्यूशनल मेंबर्स के लिए मार्जिन T+1 बेसिस पे लिया जाता है. ये हो गए रिस्क मैनेजमेंट के मेजर्स. ये भी लिखा तो इजी हो जाएगा. इसके अलावा भी और सारे उन्हें एक्सपोजर लिमिट, ऑन रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आ जाते हैं. और बस, and this brings us to the last topic of this particular chapter, topic number 18, impact of various policies in stock market. हा क्या टॉपिक है. इसके अंदर हम 3 चीजों के इंपैक्ट ज्यादातर पढ़ते हैं. सबसे पहले पढ़ेंगे फेड रेट. फेड रेट क्या होता है, उसका इंपैक्ट इंडियन मार्केट पे क्या आता है. फिर आरबीआई के क्रेडिट पॉलिसीज क्या है, उसका इंपैक्ट मार्केट पे क्या आता है. और एंड में इन्फ्लेशन कि उसका इंपैक्ट मार्केट पे क्या आता है. बहुत सिंपल. सबसे पहले फेड रेट. क्या होता है फेड रेट? इट इज द रेट एट विच commercial banks in the United States borrows money from the Federal Reserve. वहां पे RBI नहीं ना, वहां पे Federal Reserve है. So Fed rate is the rate at which commercial banks in United States borrows overnight money, borrows money from Federal Reserve. As simple as that. इसी कंसेप्ट को इंडिया में क्या कहते हैं हम लोग? रेपो रेट. सर ठीक है, फेड रेट समझ में आया. फेड रेट का इंडिया से क्या लेना देना मैं बताता हूं. फेड रेट का सबसे पहले इंपैक्ट आएगा तो यूएस के मार्केट पे, पर इसका फिर रिपल इफेक्ट, आगे का इफेक्ट, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट इंडियन मार्केट में भी आ सकता है. कैसे? फेड रेट का इंपैक्ट इंडिया पे इतना ज्यादा इसलिए बिकॉज वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, यहां पे वर्ल्ड के सारे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैव देयर सेटअप इन यूएस. तो इसके लिए फेड रेट का डायरेक्ट इंपैक्ट आता है. अब अगर फेड रेट बढ़ा मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा है, तो इन्वेस्टर के लिए बहुत महंगा हो जाता है कि इस इंटरेस्ट रेट पे पैसा बोरो करके इंडिया में इन्वेस्ट करूं. तो अगर फेड रेट बढ़ता है तो जो इन्वेस्टर है यूएस के, वो इंडिया से पैसा निकालना पसंद करते हैं. ये तो एक इंपैक्ट आ गया. दूसरा इंपैक्ट आरबीआई के लिए आता है कि आरबीआई जब भी देखता है कि यार फेड रेट बढ़ गया है, तो अगर आरबीआई उस समय पे रेट कट करने का सोच रहा है तो वो रेट कट नहीं कर सकता बिकॉज फेड रेट भी बढ़ गया और उन्होंने रेट कट और कर लिया, तो जो इन्वेस्टर बचे कुछ रहने वाले थे वो भी चले जाएंगे. पहला फेड रेट. आते आराम से. व्हाट इज फेड रेट? Fed rate is the rate at which the commercial banks borrow money from Federal Reserve in United States. Same like we have repo rate in India. Let's understand the impact of Fed rate. तो हमने ऐसा पढ़ा था जॉन का एग्जांपल लेके. अभी सिंपल ये पढ़ते हैं. If the Fed rate increases, अगर Fed rate बढ़ गया 4 से 6 एग्जांपल है, इसके 2 likely impact है. पहला तो ये, John might pull out funds from India and Indian market might fall. अगर यूएस के अंदर Fed rate बढ़ गया तो अब जो भी इन्वेस्टर यूएस के थे जिन्होंने लोन पे पैसा लेके बोरो करके बैठे थे, अगर इंडिया में इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, जैसी रेट पड़ा अब कैसे परवड़ेगा उनको, तो दे माइट पुल आउट देयर फंड्स. इंडिया से पैसा निकाल देंगे, इंडिया में सेल ऑफ करके और वहां पे वापस पैसा देंगे
रिटर्न कर देंगे अपना पैसा। तो ये एक इंपैक्ट है। दूसरा इंपैक्ट उन्होंने सोचा कोई बात नहीं यार, 4 का 6% हुआ है, पर इंडियन मार्केट तो 12% का रिटर्न दे रहा है, सर्वाइव कर लेंगे, बॉन्ड मार्केट में भी सर्वाइव कर लेंगे, और वो दे हैव रिमेन इन्वेस्टेड। तो दूसरा रिस्क ये है कि अगर आरबीआई को लगता है हमें रेपो रेट कट करना है, इंडिया में इंटरेस्ट रेट कट करना है, तो वो लोग और पुल आउट कर देंगे। तो अगर कभी भी रेपो रेट, फेड रेट बढ़ी है, तो उस समय पे आरबीआई पे प्रेशर आता है। आरबीआई उस समय पे रेपो रेट को कम नहीं कर सकता। इसका लॉजिक ये समझो, अगर वहां पे फेड रेट है 4%, इंडिया में बॉन्ड रेट है 8%, इंडिया में इंटरेस्ट रेट 8% है, यूएस का इंटरेस्ट रेट 4% है, तो इन्वेस्टर क्या करता है, वहां पे 4% में बोरो करता है और इंडिया में 8% में इन्वेस्ट। तो इंडिया से 8% का रिटर्न मिल रहा है, मजे लेता है वो, और ये उसका जो बीच का मार्जिन है, यहाँ पे फेड रेट बढ़ के 6% हो गया, इसका मार्जिन कम हो गया ना। अब ये 6 में बोरो करता है और 8 में इन्वेस्ट करता है। अब मान लो आरबीआई उस 8 को 6 कर देगा, तो ये इन्वेस्टर बचेगा क्या? नहीं, तो इन्वेस्टर 100% निकाल के चला जाएगा पैसा। तो दूसरा इंपैक्ट इज, इन इंडिया इट इज डिफिकल्ट टू रिड्यूस द रेपो रेट। अगर कभी भी फेड रेट बढ़ती है तो आरबीआई बहुत रिलक्टेंट, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है आरबीआई के लिए फिर रेपो रेट को कम करना। और आरबीआई तो रेपो रेट इंडिया के हिसाब से चलाएगा ना, तो इंडिया के हिसाब से उसकी जरूरत है इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से रेपो रेट को कम करना है, पर ये फेड रेट बढ़ गई है तो इसी टाइम पे रेपो रेट को कम नहीं कर पाती। ये दो प्रॉब्लम है। तो हमारा टॉपिक हुआ फेड रेट क्या होता है और यूएस की फेड रेट से इंडिया में क्या इंपैक्ट आता है। इंडिया में दो इंपैक्ट आते हैं, एक तो मार्केट गिर सकता है बिकॉज इन्वेस्टर माइट पुल आउट फंड्स, एंड सेकंड इज आरबीआई पे प्रेशर आता है और आरबीआई उस समय पे रेपो रेट को बढ़ा नहीं सकती है, रेपो रेट को उस समय पे कम नहीं कर सकती अगर फेड रेट बढ़ाए। दूसरी चीज हमने पढ़ी क्रेडिट पॉलिसी ऑफ आरबीआई, आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। तो पहली चीज तो उन्होंने थियोरेटिकली लिख दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि आरबीआई क्यों मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, कि भैया जो आरबीआई की गाड़ी, जो कंट्री की इकोनॉमी वो धड़ 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 चलती रहे। एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, हम लोग रुपी डॉलर को स्टेबल रख पाए। प्राइस स्टेबिलिटी, हमारे इंडिया में इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना पड़ता है ना, और इन्फ्लेशन को मैंने आपको पढ़ाया ना कि इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास है तो यही ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर। तो इसके लिए प्राइस रेट स्टेबिलिटी। बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम, जो हमारा बीओपी रहता है, इंडिया का टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस, उसका जो डेफिसिट ना हो, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ा होगा ना स्कूल में थोड़ा सा कुछ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम बनाने के लिए, एंड न्यूट्रलिटी ऑफ मनी, कि मनी की वैल्यू बनी रहे। ये 5 चीजों के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का इक्विलिब्रियम, एंड कम्स न्यूट्रलिटी ऑफ मनी। अभी आते हैं कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में आता क्या है। 4 चीजें आती है। पहला, वेरियस क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी। क्रेडिट पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट कौन? 4, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट। एक बार फटाफट से याद दिला देता हूं क्या होता है। रेपो रेट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, या फिर उसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक बोरोज मनी फ्रॉम आरबीआई। बात तो एक ही है। रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, if any commercial bank wants to deposit some money with RBI, so this is the rate which that commercial bank will get. The reverse repo rate is the rate that RBI offers if some bank wants to deposit some money. तो अगर RBI से आप borrow करना चाहते हो पैसा बैंक, तो किस रेट पे मिलेगा? रेपो रेट। अगर आप पैसा डिपॉजिट करना चाहते हो आरबीआई के पास, तो जो रेट मिलेगा वो हो गया रिवर्स रेपो रेट। एकदम सिंपल, उल्टा। आप ऐसे सोचो ना, आप एचडीएफसी के पास जाते हो और उनसे बोलते हो लोन चाहिए, वो कह रहे हैं लोन चाहिए ना, तो आपको दे देंगे 8% में। अब आप कह रहे हो मुझे एफडी करानी है, बोलते एफडी करानी क्या, तो हम आपको इंटरेस्ट दे देंगे 6% का। तो रेट में फर्क है ना। वैसे ही आरबीआई बोलता है कि अगर तुमको हमसे लोन चाहिए तो हम दे देंगे 6% में रेपो रेट, और तुम्हें कुछ डिपॉजिट करके हमारे से इंटरेस्ट लेना है तो दे देंगे आपको 4.5% का रिवर्स रेपो रेट। सीआरआर, एसएलआर, द मनी दैट एवरी बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशियो। हर एक कमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास कुछ पैसा रखना है, वो हो गया सीआरआर। और एसएलआर इज हर एक कमर्शियल बैंक को खुद के पास भी कुछ एक मिनिमम पैसा रखना है, दैट इज एसएलआर। तो ये 4 क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं विद आरबीआई, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर एंड एसएलआर। अब आता है कि इसका इंपैक्ट कैसे होगा मार्केट पे। बहुत बढ़िया, देखना बहुत सिंपल है। इसको और सिंपल तरीके से बताता हूं ऐसे। अगर आरबीआई को मनी सप्लाई को बढ़ाना है, अगर आरबीआई को मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो इन चारों चीजों को कम करना पड़ेगा। रेपो रेट को भी कम करो, सीआरआर को भी कम करो, एसएलआर को भी कम कर दो, रिवर्स रेपो रेट को भी कम करो। जैसे ये चारों चीजें कम होगी, आप सोचो रेपो रेट कम हो गया तो मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, तो लोग ज्यादा बोरोइंग करेंगे। एसएलआर, सीआरआर कम हो गया तो बैंक्स के पास भी ऐसा एक्स्ट्रा पैसा होगा,
बैंक्स भी पैसा देंगे, तो ये सब चीजों से मार्केट में सप्लाई बढ़ेगा। तो मार्केट में अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है आरबीआई को, तो सब चीजों को कम करो, और मार्केट में मनी सप्लाई को अगर आरबीआई को कम करना है तो ये सब चीजों को बढ़ाओ। सर पर आरबीआई को मनी सप्लाई को कम क्यों करना होगा? पढ़ाऊंगा भी आपको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसको मेमोरी टेक्निक सिंपल है, आपका जो भी रिलेशन होगा वो कैसा होगा? इनवर्स, कि अगर मनी सप्लाई बढ़ाना है तो ये सब कम करो, और अगर मनी सप्लाई कम करना है तो ये सब बढ़ाओ आरबीआई को। वेरी सिंपल। और फिर आता है हमारा लास्ट इंस्ट्रूमेंट, इन्फ्लेशन। तो पहले पढ़ा फेड रेट और उसका इंपैक्ट, फिर पढ़ा आरबीआई की क्रेडिट मॉनेटरी सिस्टम या मॉनेटरी पॉलिसी, उसका इंपैक्ट, अब पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन और एंड में पढ़ेंगे उसका इंपैक्ट। पहले आता है इन्फ्लेशन क्या होता है। हमने इसको बहुत प्रेम से बनाया, बहुत मेहनत से बना रखा है हमने। तो हमें इन्फ्लेशन में ये चीज याद रखनी है, एग्जामिनर एक तूफान मार्क्स देगा हमको। इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन चेक करने के, इन्फ्लेशन जज करने के दो बड़े इंडाइसेस हैं। इंडिया में इन्फ्लेशन को चेक करने के दो बड़े इंडाइसेस हैं, वन इज WPI एंड वन इज CPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कमर्शियल प्राइस इंडेक्स। मुझे बताओ कौन सा पुराना है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स पहले से गवर्नमेंट देख रही थी, फिर गवर्नमेंट को एकदम से रियलाइज हुआ 2012 में कि यार इसमें तो बहुत सारे फ्लॉज हैं, तो अब हमें CPI भी चेक करना चाहिए। तो अब गवर्नमेंट 2025 की बात करें तो WPI और CPI दोनों कैलकुलेट करती है। पहले सिर्फ WPI होता था, बाद में CPI चालू हुआ। अब सबसे पहले WPI क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसमें आपको याद रखने होंगे 4 पॉइंट, लेकिन उसको याद करने के पहले, एग्जामिनर को इंप्रेस करने के पहले समझ में तो आना चाहिए होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है। आप चेक कर रहे हो कि यहां पर हमारे भारत के अंदर इन्फ्लेशन किस रेट से बढ़ रहा है, लेकिन उसमें आप कंसिडर कर रहे हो मैन्युफैक्चरर का प्राइस, कंज्यूमर को किस प्राइस में मिल रहा है ये नहीं, गुड्स किस प्राइस में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उस प्राइस को आप ले रहे हो होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के अंदर हम फोकस करते हैं मैन्युफैक्चर किस प्राइस पे हो रहे हैं, पब्लिक को किस प्राइस पे मिल रहे हैं इस पे नहीं। तो जो मिडिलमैन का कमीशन है वो तो यहां आता ही नहीं है। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स के गुड्स किस प्राइस पे मैन्युफैक्चर हो रहे हैं उसके बेस पे इन्फ्लेशन चेक करना, और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स गुड्स पब्लिक को किस प्राइस पे मिल रहे हैं उसके बेस पे इन्फ्लेशन को चेक करना। होलसेल प्राइस कंज्यूमर प्राइस में डिफरेंस समझ में आया? अब याद रखने वाले पॉइंट से पहला, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन कंप्यूट करता है? इट इज हम उनकी वेबसाइट पे भी जाकर आए, इट इज कंप्यूटेड बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर ये कैलकुलेट करते हैं। CPI इज कंप्यूटेड बाय, CPI में दो हैं, तो जो CPI अर्बन और CPI रूरल। CPI में उन्होंने क्या कर रखा है कि कंज्यूमर को अर्बन में अलग रेट में मिलता है, रूरल में अलग रेट में मिलता है, तो 3 टोटल CPI आते हैं, CPI अर्बन, CPI रूरल एंड CPI कंबाइंड। तो CPI अर्बन और रूरल ये कौन कंप्यूट करता है? ये करता है लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये दोनों आने के उनको कंबाइन करने का काम करता है CPI, कंबाइन करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये प्योर रटने का पॉइंट है, पर अगर आप इसको आधा भी अच्छे से याद कर पाए तो एग्जाम में चेकर पागल ही हो जाएगा। जैसे कि आपको यहां पर याद आ जाता है सिर्फ इतना सा ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वहां पे आता है लेबर ब्यूरो, तो इट इज ऑल्सो गुड, इट इज अ गुड स्टार्ट। फिर आप देखो आगे का याद कर सकते हो क्या? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और वहां पर है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, सिंपल। फिर उनको कंबाइन कौन करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। फिर आया बेस ईयर, किस ईयर से शुरू हुआ? तो किस ईयर में इसको बेस 100 लिया था। WPI पहले से शुरू हुआ है तो इसका बेस ईयर 2004-5 का। CPI बाद में आया ना, तो उसका बेस ईयर 2012, यहां से ये शुरू हुआ है। फिर आता है इसके अंदर टोटल आइटम्स कितने रहेंगे, तो जो हमारा WPI है इट हैड 676 आइटम्स, और उसके लिए आप कोटेशन लेते थे कितना? 5482, 5482, 5482, 5482 कोटेशंस लेते हो, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरर से ले रहे हो ना, तो बहुत सारे कोटेशंस आते हैं, और 676 आइटम्स पे, और इसके हिसाब से WPI कैलकुलेट होता है। हमने कल लिस्ट भी रफली देखी थी थोड़ी सी। फिर हम लोग जाते हैं CPI पे, तो CPI अर्बन के लिए है 460 आइटम्स, CPI रूरल में 448, तो कुछ 12 आइटम है जो गांव में नहीं मिल रहे। देखते हैं उस बारे में क्या करना है। तो अर्बन में 460 आइटम्स को बेस दिया जाता है टू आइडेंटिफाई इन्फ्लेशन, एंड रूरल में
48। और लास्ट में आता है सेपरेट पॉइंट, ये कंपैरेबल पॉइंट नहीं है, अलग से है कि जब भी हम WPI की बात करते हैं तो उनके जो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया आइटम्स को, तो जो भी आइटम्स हैं 676, उनके 3 कैटेगरी हैं, प्राइमरी आइटम, फ्यूल एंड पावर एंड मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। और वहीं CPI की बात करें तो ये कहते हैं CPI 3 तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, अर्बन, रूरल एंड कंबाइंड। उसी के लिए लिखा है फर्स्ट इज फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, इसको अर्बन CPI कहते हैं, फॉर रूरल वर्कर इसको रूरल CPI कहते हैं, एंड कंबाइंड CPI इज द थर्ड केस। 4 पॉइंट्स फॉर WPI एंड CPI, ये लिख दिया ना, किल हो जाएगा, मतलब चेकर पागल हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स वो होंगे जो चेकर ढूंढता है, बाकी सब तो ज्ञानबाजी हो जाती है ना, और ये पॉइंट जो चेकर ढूंढता है। फिर ये एंड में बहुत प्यारी चीज बोलते हैं, इसको हमने कल बहुत अच्छे से समझा था कि सर इन्फ्लेशन तो ठीक है पर इसका इंपैक्ट क्या है, शेयर मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट है। फिर हमने पढ़ा बहुत प्यार से, ये इसका इंपैक्ट है शेयर मार्केट पे, बहुत अच्छे से समझना, फॉलो करना अच्छे से। अगर कभी भी ये RBI है हमारा, वेरी पावरफुल, अब ये प्रॉपर पावरफुल व्यक्ति लग रहा है, RBI है हमारा, RBI ने मान लो स्टेप 1 रेपो रेट को कम कर दिया, अच्छे समझना, ये याद ही हो जाएगा और एग्जाम में बहुत प्यार से आप लिख पाओगे पॉइंट। दिस इज यहां का पॉइंट नंबर 2 और 3, उसका एक्सप्लेनेशन है ये इंपैक्ट ऑफ पॉलिसी ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट, कि ये इन्फ्लेशन से होता क्या है, ये RBI करता क्या है, बताता हूं मैं कैसे RBI की पॉलिसी और इन्फ्लेशन कनेक्टेड है। RBI ने मान लो रेपो रेट कम कर दिया, उसका मतलब है स्टेप नंबर 2 इंटरेस्ट रेट कम हो जाएंगे मार्केट में। जैसे इंटरेस्ट रेट कम हो गए मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा। जैसे ही मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ गया है, इट विल डायरेक्टली कॉज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यही तो होता है कि पैसा बहुत आ गया है, अब प्रोडक्ट की प्राइसेस ही इतने बढ़ जाएगी ताकि कुछ लोग ही बाय कर पाए, तो मनी सप्लाई बढ़ती, मार्केट में क्या आता है, इन्फ्लेशन। अब जैसी RBI देखता है इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन आ गया, क्या आया, इन्फ्लेशन आ गया, चलो 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 चलो, RBI तुरंत रेपो रेट को क्या कर देगा, कम कर देगा, रेपो रेट को बढ़ा देगा। अब जैसे इन्फ्लेशन आता हुआ दिखा कि प्राइसेस बहुत बढ़ गए, ये रेपो रेट बढ़ा दिया। जैसी रेपो रेट बढ़ाया, इससे मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, रेपो रेट बढ़ाया, अब कम, बैंक्स को भी रेट ज्यादा लेना है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ाया मार्केट में मनी का सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे लोगों के पास पैसा ही नहीं है, अब मैं सामान बेचने के लिए बैठा हूं पर कोई लेने ही नहीं आ रहा है, तो मैं कम में बेचना चालू करूंगा ना, तो उससे ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। पर इन्फ्लेशन कम होता 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 है सिचुएशन आती है रिसेशन की, तो जैसे ही लगेगा अरे 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 रिसेशन आ रहा है क्या, तो वापस वो क्या कर देंगे, रेपो रेट को कम कर देंगे। तो इसीलिए आप अगर पिछले 20 साल के रेपो रेट देखोगे तो रेपो रेट आपको ऐसे दिखेंगे, कम 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 कम, बड़बड़ 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 बड़बड़, कम 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 कम, बड़बड़। तो RBI कम करता है कम करता है कम करता है कम करता है कम करता है, बहुत सारे कम करता है, फिर जैसे तो बहुत कम हो गए, धड़ 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 RBI बढ़ा देता है। तो दिस इज हाउ RBI वर्क्स, क्योंकि RBI को एक मिक्स बना के रखना है, इन्फ्लेशन भी ज्यादा ना हो और रिसेशन भी ना आ जाए, एकदम ऐसा इकोनॉमी में डिप्रेशन भी ना आ जाए, तो एक पूरा उसका उनको एक मिक्स बना के रखना होता है। एंड दिस इज हाउ the entire chapter can be concluded in the last said impact of various policies in securities market। अब अगर इस चैप्टर को आप देखोगे तो ये चैप्टर उतना जटिल भी नहीं दिखेगा, और सोचो ना 10 मार्क्स इतना इजी कब मिल रहे थे भाई, कभी नहीं, कितना कुछ पढ़ना पड़ता है, वो आप कोई भी डीलिस्टिंग, टेक ओवर, बाय बैक, ICDR, LODR इतना पढ़ते हैं तब जाके आपको 5 मार्क्स मिला भाई। यहां पे 10 मार्क्स हैं एंड इजी गुड 10 मार्क्स, यू विल हैव टू यूज द सेम कीवर्ड्स जो हमने हाईलाइट किए हैं, वो बहुत अच्छे से यूज करो, जो कीवर्ड निकालें, जैसे WPI CPI में लिखा है हमने 767 है या 676 आइटम्स है, 676, तो आपने अगर 676 लिख दिया वहां पे तो चेकर को लगता है नहीं पढ़ कर आया है। तो ये जो हमने पॉइंट्स निकाले, दीज आर की पॉइंट्स, अच्छे से लिखा, यू विल गेट आउटस्टैंडिंग मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। चैप्टर नंबर 2 का रिवीजन करने में हमको लगा तकरीबन कितना समय, 2 घंटे, पौने 2, 1.5 घंटा मान लेता हूं, 1.5 घंटा, 2-5 मिनट देर हुआ होगा, तो 1.5 आवर के अंदर ये 10 मार्क्स का पूरा चैप्टर हो जाता है। आप इसको पहली बार देखोगे तो समय लगेगा, इसको दूसरी बार देखो तो आप इसको थोड़ा और स्पीड में भी देख सकते हो। पहली बार तो स्पीड में मत देखना, एकदम डोनाल्ड जैसी आवाज आती है मेरी, ठीक है, थोड़े टाइम बाद आप देख सकते हो। यू टू ट्राई कि आप मुझसे एक स्टेप पहले पॉइंट बोल रहे हो, कि मैं आपको बोलूंगा रिस्क 2 टाइप के होता है, हाँ सिस्टमेटिक अनसिस्टमेटिक, अरे हाँ इन्फ्लेशन, उस लेवल पे जाना है ताकि आपको पॉइंट्स इजीली याद हो जाए। खूब खूब पढ़ो एंड खूब खूब आगे बढ़ो। इस सेशन को यहीं पे विराम देता हूं। थैंक यू।